जिस कंपनी में आप जा रहे हो एक्वायर हो जा रही है। इंडिया की टॉप 10 सिटीज में गेस करो कितने लोग रहते हैं। वन ग्रेट थिंग दैट इज हैपनिंग इन द इकोसिस्टम, जो कि आज से 5 साल पहले कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था, नहीं थी, कि नाउ फाउंडर्स आर हेल्पिंग ईच अदर। आपकी मम्मी ने सुना कि यार मोदी जी भी बोल रहे हैं स्टार्टअप करना चाहिए, कुछ तो इम्पैक्ट आया होगा ना उन पे। जब आप अपना फॉरएवर ढूंढ रहे हो तो व्हाई शुड इट स्टार्ट विद कास्ट एंड गोत्र एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स व्हिच आर नॉट रियली इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और स्वागत है आपका इस सीरीज के अगले पार्ट के अंदर। और आज है हमारे साथ में ट्रूली मेडली के फाउंडर, तो चलिए उनसे जानते हैं उनकी कहानी। तो अपने बारे में थोड़ा सा एक ऑडियंस को बता दो कि कैसे आपने शुरू किया, कैसे आपने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू करी। यार तो जर्नी तो शुरू हुई थी बहुत ही पहले, जब मैं आई थिंक 14 साल का था। ठीक है। एंड स्कूल में थे हम लोग। ठीक है। एंड मेरा एक दोस्त था, वो मेरे से भी छोटा था 2 साल, मेरे स्कूल का ही दोस्त था। एंड ही स्टार्टेड लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। और PHP यूज टू वेरी सिंपल, मतलब खैर उस टाइम के हिसाब से तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हमारे लिए एडवांस थी। इंग्लिश के अलावा, हिंदी के अलावा कुछ नहीं आता था लैंग्वेज में, अभी भी नहीं आता। बट इंट्रीगिंग सा लगा यार काफ़ी कि यार हम यहाँ पे कुछ कोड लिख रहे हैं एंड कुछ और दिख रहा है, राइट। इट वाज लाइक मैजिकल फॉर अस। एंड मेरे इंटरेस्ट रहा था हमेशा कंप्यूटर में, बट मेरे को एक्सेस नहीं रहा, क्योंकि मेरे स्कूल में भी कंप्यूटर के नाम पे बस एक यू नो कैसे होते हैं, राइट। देन कभी मतलब ना किसी ने सिखाया ना कुछ, बट कुछ लगा यार कि इंटरेस्टिंग हो रहा है दुनिया में, राइट। एंड फॉर अ 14-year-old एनीवे, सो आई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज अ वेरी बिग फैन ऑफ बिल गेट्स आल्सो, राइट। तो आई न्यू कि कंप्यूटर्स में कुछ बढ़िया होना तो है। तो देन थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर किया। एंड ही वॉज एंड स्टिल इज़ अ अमेजिंग प्रोग्रामर। एंड हम लोगों ने ना एक एक्चुअली पहली भी जो हमने प्रोडक्ट बनाया, दैट वाज अ सोशल नेटवर्क साइट। ठीक है। इट वाज उसी दोस्त के साथ मिलके, उसी के साथ ही, उसी के साथ शुरू में हमने 2-4 चीज़ें करी, ठीक है, राइट। एक हम दोनों ब्रायन एडम्स के फ़ैन थे। ठीक है। तो एंड ये वो टाइम है जब ऑर्कुट हमारी ज़िंदगी में से जा रहा था। हाँ। और फेसबुक नहीं आया था। तो ऑर्कुट एवरीबडी स्टार्टेड कि यार क्या बेकार है, बकवास है, सब बेकार सा हो गया है, राइट। तो हमने एक सोशल नेटवर्क बनाया, एलफोलो की फुल फॉर्म क्या थी, मतलब हम नाम बैठ के सोच रहे थे कि क्या नाम रखे। दोनों ब्रायन एडम्स के फैंस थे, तो एक गाना था ब्रायन एडम्स का, ऑल फॉर लव। तो वहाँ से हमने एलफोलो, ठीक है, तो वो उठा के हमने बनाया। देन हमने 1-2 म्यूज़िक की वेबसाइट्स बनाई, MP3 स्ट्रीमिंग वगैरह की बनाई। एंड तो कुछ राइट्स लेते थे म्यूजिक के? यार हमें तो क्या ही पता था, हम तो छोटे बच्चे थे, हम तो songs.pk से उतारते थे, हटाते थे, छोटा करते थे, लगाते थे। तो कुछ रेवेन्यू मॉडल भी होता था या कैसे? यार रेवेन्यू भी मतलब एड्स वगैरह से ही। अच्छा, एडसेंस लगा देते। यार सी, दे वर नॉट स्टार्टअप्स फॉर अस, हाँ हाँ, राइट। दे वर मोर, अब तब तक हमें एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग ढंग से प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आती थी, ठीक है। स्टार्टअप्स के बारे में सुना नहीं था। स्टार्टअप का आई थिंक मेरा पहला एक्सपोजर 2nd ईयर में जाके हुआ था। मैं एक चंडीगढ़ में, उस टाइम पे स्टार्टअप के नाम भी नहीं होते थे यार। बिजनेस होता था बस। ये मैं बात कर रहा हूँ, पता कब की, ये 2009-10 के आसपास हो गया। नहीं यार, 2005-6, ओके, ठीक है। मैं तब 14-15 साल का था, 2004-5-6, ठीक है। तब जीमेल आया नहीं था यार जिंदगी में हमारी। जीमेल का इनवाइट ओनली वो चलता था, ठीक है। और याहू मैसेंजर चलता था उस टाइम पे, ठीक है। बज करते थे जो, वो सब चलता था। तो एंड मेरे पास घर पे कंप्यूटर नहीं था, स्कूल में कंप्यूटर नहीं था, ठीक है। तो उसके पास, उसके घर वालों ने कंप्यूटर लेके दिया था उसको, एक HCL का EasyBee, याद है मुझे, राइट। तो फिर मैंने भी बाद में वही वाला लिया था। तो हमने कुछ करना, एंड स्क्रिप्ट्स, मतलब कैसे कि वी फिगर्ड कि यार बिल्कुल ही, मतलब आज के ज़माने में तो मैं देखता हूँ कि हम वो चीज़ें यूज़ ही नहीं करते कोई भी। एकदम फ्री टूल्स थे, freewebhosting.com, फ्री domain.tk डोमेन होती थी जो फ्री में मिल जाती थी, राइट। उसी को यूज़ करके पैसे ही नहीं थे यार। एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, राइट। तो था ही नहीं तब तो इन सब चीज़ों का एक्सेस। तो उसमें शायद लिमिट भी होती थी होस्टिंग की, शायद 1 GB मिलता था उस टाइम पे। हाँ, 1 GB मिलता था, तो हमने बहुत सारे बना रखे थे। हर उसके लिए अलग। एंड वो हम गानों को भी बहुत कंप्रेस कर देते थे। एंड हमने इवेंचुअली वो खरीदा, कौन सा था, HostGator। हाँ, HostGator हमने वो खरीदा, उस पर हमने चढ़ा दिया एलफोलो भी, और अपनी ये सारी MP3 street.org हमने नाम रखा था उसका।
वो हमारा पूरा सर्वर ही सीज कर लिया कि यार तुम ये क्या कर रहे हो। एंड वो तब हम कोई ना तब हमारी ज़िंदगी में वो गिट लैब वगैरह कुछ आया था, तो हम कुछ बैकअप नहीं रखते थे, तो एल्फोलो एज वेल एज MP3 शीट सब खत्म हो गया। हमने कहा ठीक है, हमने कहा क्यों। सोशल मीडिया में क्या ऐसा अलग था यार? उसमें अलग ये था कि या ऐसे दोस्ती यारी में कुछ भी बना दिया था? मोस्टली तो देखो दोस्ती यारी में कुछ भी बना दिया था। एक स्क्रिप्ट PHP स्क्रिप्ट करके कुछ था, उसको उठाया, उसके ऊपर खेलते गए, जो फीचर्स हमें ऑर्कुट के अच्छे लगते थे वो लिए, जो हमें लगता था ये इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए वो करी, राइट। एंड फिर 2008 तक में हमारी ज़िंदगी में फेसबुक ही आ गया, तो हमने यार छोड़ो यार बढ़िया है फेसबुक ही ठीक है। तो वो उन्होंने सीज वीज कर लिया, तो हमने बोला यार क्या हुआ? कहते नहीं आप MP3 नहीं ऐसे होस्ट कर सकते, तो पायरेसी है। पायरेसी है क्या? हमने कहा ओके, बात तो ठीक कर रहे हो आप, हम तो 14 साल के बच्चे, हमें क्या पता। फिर हमने कहा अच्छा होस्ट नहीं कर सकते ना, तो वैभव ने क्या किया, उसने एक स्क्रिप्ट लिखी, ठीक है, कि आप आओ गाना सर्च करो, वो गाने को जाके यूट्यूब पे सर्च करेगी, ठीक है। फिर और वेबसाइट्स होती थी उस टाइम पे जो यूट्यूब को MP3 और 3GP, उस टाइम पे 3GP फॉर्मेट चलता था यार नोकिया का, ठीक है। MP4 भी नहीं आए थे हमारी ज़िंदगी में, MP4 बाद में आए, राइट। तो रन टाइम में जाके वो दूसरी पहले यूट्यूब पे जाके सर्च किया, यूट्यूब लिंक निकाला, रन टाइम में एक दूसरी वेबसाइट पे गई जो कन्वर्ट मारते हैं, वहाँ से कन्वर्ट किया और यूज़र को डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया, 3GP और MP3। बढ़िया ये तो, अब तो हम तो वी आर इन द, मतलब अब तो हम कुछ नहीं गड़बड़ कर रहे, राइट। एंड उसमें मतलब हमने उसमें ना कुछ फीचर्स ऐसे ऐसे हमने लगाए, और उस टाइम पे SEO आज के टाइम पे तो बहुत मुश्किल हो गया है ना। उस टाइम पे अगर आपको थोड़ी भी ट्रिक्स पता थी ना SEO की, आप फॉलो करते थे तो ऑर्गेनिक बहुत इजी, मतलब हम आई थिंक कुछ 10-20 हज़ार डेली यूजर्स पे पहुंच गए थे विद इन फर्स्ट वीक। ओके, और एडसेंस से कमा रहे थे उसमें? यार एडसेंस अलाउड नहीं था उस पे, ठीक है। फिर पैसा जेब बस वो यार पैसा कुछ लगता ही नहीं था हमारा, नहीं वो आता था ना, वो दूसरे वो पॉपअप वाली वेबसाइट होती थी, वो मतलब एडसेंस नहीं चलाता था, बट देयर वर अ लॉट ऑफ अदर नेटवर्क्स, राइट। एंड कुछ हमारी वेबसाइट्स अलग थी जिसमें एडसेंस भी चलता था, ब्लॉग्स थी और ऐसी नॉलेज वाली वेबसाइट्स थी, राइट। तो करते करते एक दिन क्या हुआ, guruji.com करके एक वेबसाइट होती थी, हमने एक दिन न्यूज़ पढ़ी कि उसके CEO को जेल हो गई। हमने कहा भाई क्यों? वो तो सर्च इंजन था वो भी ये कहते थे हम तो सर्च इंजन है, हम भी सर्च इंजन है। तो पता चला नहीं यार इलीगल तो वो भी है ठीक है। तो हमने कहा ओके, एंड तभी ना इंसिडेंट, दिस इज नाउ मेरा फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो शुरू किया था जब 9th-10th में थे, करते करते 2010-11 के आसपास किया गया। हाँ, फर्स्ट ईयर वाज माई 2008, ठीक है। मेरा इकोनॉमिक्स का सेशनल है या पेपर है, हम साइंस वाले बच्चे, हमें इकोनॉमिक्स तो ऐसे बिल्कुल नहीं आती, वो एक ले दे के बस वो लॉ, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वही पता था। मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को ना फ़ोन आया, मेरा एक पार्टनर था वैभव और एक और दोस्त था हमारा, उसका मैसेज आया कि ना US की वो कॉपीराइट वाली कोई वेबसाइट होती है, उससे विजिट आई हुई है हमारे उस पर। मैं कहा आई हो कि, मैंने कहा पता नहीं, एंड मैं कहा पढ़ रहा हूँ यार अभी पता नहीं। मैंने उसको बोला कि ना, एंड ना मेरी मम्मी का ना पार्लर था और ट्यूसडे को होती थी छुट्टी, तो उनको ना कोई कोरियर आया फेडेक्स से। अब फेडेक्स उस टाइम पे, मतलब ये 2008 की बात है, फेडेक्स से कुछ आया तो लोग बाय डिफॉल्ट सोचते थे US से कुछ आया होगा। तो नेबर ने ले लिया, किसी मम्मी को बोला US से कुछ आया है, मम्मी ने मेरे को बताया, मैंने उसको बोला यार US से कुछ कोरियर तो आया है। तो उसकी तो वो हो गई बिल्कुल, मतलब कि अरे बताया क्यों नहीं, ये है वो है। विद इन 5 मिनट्स कॉन्फ्रेंस कॉल आ रही है मेरे को, हम तीनों कॉल पे हैं और कह रहे हैं हमने साइट डाउन कर दिया है। मतलब क्यों, क्या हुआ? तूने तो बोला उससे कोई कोरियर आया हुआ है। उससे नहीं, US से मैंने U और S दोनों कैपिटल नहीं रखे थे तो उसको लगा उससे कुछ आया है, साइट डाउन हो गई है, बंद कर दिया। मैंने कहा यार देखो ऐसा है, अगर इतना वो है ना तो एनीवे हमारे लिए ये कुछ वो तो है नहीं, हमने तो सीखने के लिए किया था, बंद कर देते। कुछ रेवेन्यू कितना आ रहा था उस टाइम पे? यार पता नहीं कितना आ रहा था, बट जितना आ रहा था ना हमारे लिए बहुत। मेरे को तो 1000 रुपये की पॉकेट मनी मिलती थी उस टाइम पे लाइफ में, उसमें से मैं 500 रुपये बचा लेता था। तो पता नहीं 10,000 रुपये भी आ रहा था ना महीने का, मेरे लिए बहुत था। अब मेरे को याद भी नहीं कितना आ रहा था, ठीक है, बट अच्छा खासा आ रहा था। फिर हमने ना सर्विसेज वगैरह का शुरू किया, एक कंपनी शुरू करी वेबस्थल, उसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हमने एक प्रोडक्ट अपना बनाया, आईफा, इंटरनेट आइडेंटिटी फॉर ऑल, ठीक है। पिच क्या थी उसमें कि अपने हम तब 2nd ईयर में थे, एंड 3rd-4th ईयर के बच्चों को जाके बेचते थे कि यार आपकी भी प्लेसमेंट होनी है, आप जाके अपना ईमेल आईडी दोगे coolboyvicky32, उससे अच्छा। एंड उस टाइम पे आई थिंक 5 रुपये की सिगरेट आया करती थी, तो हमारी पिच ये रहती थी, लेस देन अ सिगरेट अ डे के प्राइस में आपको हम आपकी snehilkhanor.com विद एन ईमेल आईडी मेल मी @snehilkhanor.com देंगे, ठीक है। और आपको मतलब 5 रुपये इंटू 365 कर लो, इतने रुपये देने हैं बस, राइट। तो एंड वो आपका रिज्यूमे भी हो जाएगा, आपका वो भी अच्छा हो जाएगा, एंड थोड़ा तो
वो एक्चुअली इन्फोसिस वाले आएंगे, उन पे कुछ तो आपका अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि कुछ बढ़िया बनाया हुआ है आपने। तो वो हमने बेचा। कॉलेज में तो हो गया, उसके आगे हम दोनों टेक वाले लोग, ठीक है, ऑपरेशन सेल्स, हमें कुछ ना आता। तो आपने इकोनॉमिक्स में क्यों करी, कंप्यूटर साइंस में क्यों नहीं किया कुछ? नहीं, मैंने कंप्यूटर साइंस से करा था यार। वो पहले फर्स्ट ईयर में सब होता है ना, हाँ, तो वन ऑफ द सब्जेक्ट वाज इकोनॉमिक्स उस टाइम पर। मैं पागलों की तरह पढ़ने, ये क्या है, ये क्यों है? हमने तो पढ़ा ही नहीं, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स का बिल्कुल भी नहीं, फिर भी पढ़नी पड़ रही। पहले तो ये गुस्सा आ रहा है कि यार इसीलिए तो साइंस ली थी कि इकोनॉमिक्स ना पढ़नी पड़े, एंड फिर भी हमें अच्छा अकाउंट्स नहीं पढ़ाया, नहीं तो और प्रॉब्लम हो जाती। तो आई थिंक 40 पे पास हो गया था मैं उस पेपर में, बट जो भी है, राइट। देन हमने वो किया और हमने कुछ सर्विसेज करनी शुरू करी, प्रोजेक्ट्स। कोई इंग्लिश लर्निंग का था, उस ज़माने का एडटेक, सोचो 2008 में 2008-9 में एडटेक कर रहे वो इंडियन क्लाइंट्स का, मतलब उसी टाइम पे समझ आ गया था यार कितना, मतलब वन ऑफ आवर क्लाइंट्स, ठीक है, उसको हमने बोला कि हमने ना अपडेट कर दी है वेबसाइट, जाके आप रिफ्रेश करके देख लो, ठीक है। एंड दैट पर्सन, दे वेंट ऑन देयर, मिनिमाइज देयर ब्राउजर, वेंट ऑन द डेस्कटॉप, रिफ्रेश, ओपन द वेब ब्राउजर, क्या कहते कुछ हुआ ही नहीं चेंज। यार ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। एंड थर्ड ईयर की बात आई थिंक, मैं एक ना हम कैब में, तो मैं अप डाउन करता था, मेरा कॉलेज था सोहना पलवल रोड, पता है आपको? ये गुड़गांव से भी, मतलब वो भी एक बड़ा धोखा था हमारे साथ। पहले बोला गया था कि गुड़गांव में है कॉलेज, तो मैंने कहा हाँ गुड़गांव में है। पहुँचे एम्बियंस स्टॉल पे पहुँचे तो कहते अभी तो 35 किलोमीटर और आगे आ जाए। ठीक है। तो वहाँ पे हम बैठा हुआ था एक दिन कि कैब की वेट कर रहे थे कि कैब के बच्चे होंगे, एंड मतलब दे वर नॉट इवन माई वेरी फास्ट फ्रेंड्स, वेरी क्लोज फ्रेंड्स। मैं उनके साथ बैठा हुआ, मेरे को लगा यार कि दिस इज़ द मोस्ट सुकून कि चैन से मैं बैठा हूँ इन लास्ट फ्यू मंथ्स, एंड दे आर नॉट इवन माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स। तो इज इट रियली वर्थ इट वो सर्विसेज करने का, वो टेंशन वेंशन? मैंने डिसाइड किया यार मेरे को नहीं करना, ये तुम लोग कर लो, मैं जा रहा हूँ। तो उन लोगों ने प्रोजेक्ट ख़त्म किए। एक और दोस्त था रवि, उसके साथ भी कुछ कर रहे थे, उसने वो तो अभी भी सर्विस कंपनी चला रहा है अपनी। देन थर्ड ईयर में मैंने लेट्स बाय को ज्वाइन किया एज एन इंटर्न। ठीक है। उस टाइम पे लेट्स बाय ने जस्ट फंडिंग उठाई थी, और दिस इज़ 2011, तब ई कॉमर्स एकदम बडिंग था, राइट। तो तब मैंने जाके उनकी मोबाइल वेबसाइट लॉन्च करी पहले। ठीक है। खुद ही कोड की थी? मोबाइल वेबसाइट नहीं, मैंने APIs वगैरह लिखी थी, ठीक है, फ्रंट एंड वगैरह उसका आगे था, बट मैंने पहले टेक में ज्वाइन किया। आई ज्वाइंड एज अ PHP इंटर्न, ठीक है। और वहाँ पे फिर आई थिंक कुछ 2 ही हफ्ते में मेरे को उनका जो प्रोडक्ट हेड था उसने पोच कर लिया, यार तू यहाँ पे नहीं, तू प्रोडक्ट में आ जा, ठीक है। एंड फिर मैंने उनकी एंड्रॉयड ऐप भी बनवाई। तो एंड 2011 में किसी की एंड्रॉयड ऐप नहीं होती थी, मोबाइल वेब ऐसा टेक्नोलॉजी अभी तो इवॉल्व हो रहा था। हमने अपनी मोबाइल ऐप लॉन्च करी। एक हमने छोटा सा एक हैक आया, हमने कहा कि ये करते हैं कि जैसे ही बंदा ऑर्डर कर रहा है ना, ठीक है, उस वहाँ पे एक QR कोड लगा देंगे कि टू ट्रैक योर ऑर्डर डाउनलोड द ऐप। वो लॉन्च होते इतने सारे डाउनलोड्स आ गए, राइट। फिर फरवरी में लेट्स बाय को फ्लिपकार्ट ने एक्वायर कर लिया, एंड मैं ज्वाइन ऐसा 3 वीक इंटर्न किया था, पर उन्होंने बोला तुम ना आते रहो। दैट्स हाउ आई एक्सीडेंटली बिकेम अ कंसल्टेंट। ठीक है। अब वो मेरे, और बढ़िया बात क्या थी, जो कैब मेरे को घर से उठाती थी विकासपुरी से, वो एयरटेल की बिल्डिंग के पीछे लेट्स बाय का ऑफिस था। तो वो 3 दिन मैं वहाँ पे उधर जाता था, 3 दिन कॉलेज चला जाता था। ठीक है। वो पहले भी यही होता था, पहले 3 दिन हम एमबीएस उधर के मूवी देखा करते थे, अब मैं 3 दिन उधर के ऑफिस जा रहा हूँ, राइट। तो ठीक है, कॉलेज भी बस फाइन की ठीक है, अगर तुम इतना भी आ रहे हो, अटेंडेंस इतनी भी रख रहे हो, तो इफ़ यू आर डूइंग समथिंग मीनिंगफुल एंड गुड, तो देवर फ्लेक्सिबल। उतना हमारे कॉलेज में मतलब उतना तंग नहीं करते थे कि 80% अटेंडेंस चाहिए ही चाहिए टाइप्स वाला। तो वो शुरू किया, एक्सीडेंटली ऐसे कंसल्टेंट बन गए कि उन्होंने कंसल्टेंट भी कैसे कि अच्छा 3 दिन ही आ पाओगे। HR ने बोला हाँ मैं तो कॉलेज में हूँ अभी, तो ठीक है तुम्हें कंसल्टेंट बना देते, ओके। तो फिर जब तक मैं पास आउट हुआ तब तक लेट्स बाय एक्वायर हो गई, फ्लिपकार्ट ने एक्वायर कर लिया। अब हम लोग यार जब काम कर रहे होते तो हम, फ्लिपकार्ट तो नेमेसिस था, तो मेरे को ना हमेशा से ये था कि मेरे को जॉब नहीं करनी एनीवे, ठीक है। मतलब मैं मम्मी को बताया ही नहीं, मैं प्लेसमेंट्स में नहीं बैठा किसी, मैं TNP सेल में था। ठीक है। मैं किसी प्लेसमेंट में ही नहीं बैठा, एंड मम्मी को पता भी नहीं। मम्मी को जब मैंने जुलाई में बताया ना, एंड ऐसा हुआ भी ऐसा, मेरी बहन भी लेट्स बाय में थी, ठीक है, मैं भी लेट्स बाय में था,
मेरी मदर पार्लर चलाती थी 25 साल से, उन्होंने फरवरी में बस बंद किया था कि बस हो गया। एंड उनको उम्मीद थी अब लड़का पास हो गया, कमाऊ पूत बनेगा एंड पैसे कमाएगा। एंड पता चल रहा है कि मैंने तो प्लेसमेंट में ही नहीं बैठा, और मैं फ्लिपकार्ट भी नहीं जाना चाहता, और लेट्स बाय भी बंद हो गई है। तो मतलब आई वाज सपोज टू बी द सोल ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, एंड आई एम लाइक यार, मेरे को ये था यार कि जितना मेरे को HCL विप्रो 3-3.5 लाख का पैकेज देंगी ना, उतना तो मैं कमा ही लूँगा यार, ठीक है, मेरे को उसकी टेंशन नहीं थी। बट अब मदर बीइंग मदर, तो हमारी तो एक बारी तो लड़ाई भी हो गई बीच में, मतलब कि शुरू 2-3 दिन उसमें, मतलब वो कुछ कि वो होता है ना टिपिकल कि बिजली के बिल कौन भरेगा। मैं कहा मैं बिजली यूज़ ही नहीं करूँगा मैं छोटे वाले कमरे में जाके 2 दिन बिना पंखे, बिना, जून जुलाई में बिना AC वाला कमरा था वो, उसमें जाके रहा मैं, 2 ही दिन रहा वो बस। बट एंड फिर क्योंकि उसके बाद एक और कंसल्टिंग गिग मिल गया मेरे को, मैंने कहा ये लो, जितना मेरे को वहाँ पे पैकेज मिलता है यहाँ पे तो मेरे को हफ्ते में 1 दिन जाना है, 2 दिन जाना है, और डबल अमाउंट ऑलरेडी है, राइट। मैं कहा जा रहा हूँ मैं AC वाले कमरे में तो ऐसे था, राइट। एंड वो पेरेंट्स को, जबकि मेरी मदर जो है वो खुद भी एक तरीके से एंटरप्रेन्योर है, स्टिल उनको ये था कि नहीं यार क्यों अपना काम करना है, नौकरी करो, पैसे आएंगे हर महीने, राइट, वो था, राइट। तो उनको मतलब कर लिया, मतलब बहुत ज़्यादा सुनी नहीं उनकी उस टाइम पे, अच्छा किया। तो एंड उन्होंने भी बहुत ज़्यादा पुशबैक भी नहीं किया, ठीक है, थोड़ा बहुत किया, ऐसे ऐसे करके एक्सीडेंटली कंसल्टेंट बन गए। फिर उसी ही टाइम पे जो लेट्स बाय के ही फाउंडर्स हितेश एंड अमन, तो दे स्टार्टेड थिंकिंग कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो मैं वो हम सब लोग बैठ के सोचते थे कि क्या करें। तो एक आया आइडिया कि यार हाउ LinkedIn is disrupting naukri.com, what other classifieds can be disrupted, right? तो 2 ऑप्शंस आए, एक आया सर्विसेज, दूसरा आया मैट्रिमनी, राइट। तो उस टाइम पे हमने वर्किंग टाइटल रखा अपना लेट्स मैरी, ठीक है, राइट, कि चलो एक्सप्लोर करते हैं। 4-5-6 मीटिंग्स करी, एक्सप्लोर किया, जुलाई 2012 की बात है। बट देन वो थोड़ा डाई डाउन कर गया। देन किसी ने ना मिलवाया हितेश और सचिन को कि यार तुम दोनों ना सिमिलर आइडियाज़ पे सोच रहे हो, व्हाई नॉट जॉइन फोर्सेस टुगेदर। देन अक्टूबर में हम फिर से मिले, एंड देन जनवरी 2013 से हमने ट्रूली मैडली के प्रोडक्ट पे काम करना शुरू कर दिया, राइट। तो आई वाज द फर्स्ट, मतलब फाउंडिंग मेंबर, फर्स्ट प्रोडक्ट मैनेजर, ठीक है। एंड शुरू के 2-3-4 महीने तो हमने बस प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन बनाई, रिसर्च करी, सब कुछ किया। फिर हमने लॉन्च किया प्रोडक्ट को फेब 2014, 14 फेब 2014 को। तो अभी अगले हफ्ते, मतलब मोस्ट प्रोबेबली जिस दिन आप ये वीडियो रिलीज़ कर रहे होगे उस दिन हमारी होएगी। 2013 को हमने लॉन्च किया था, तो कितनी हो गई, 8वीं, हाँ ठीक है। तो प्रोडक्ट को लॉन्च हुए हुए, राइट। एंड वो तब हितेश, सचिन एंड राहुल वर द 3 फाउंडर्स, राइट। देन मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया, फाइंड यहाँ। किसके नाम से? फाइंड यहाँ। अच्छा। रचित एक हमारे को फाउंडर हैं थे, एंड उनके साथ शुरू किया फाइंड यहाँ। फाइंड यहाँ वॉज सर्विसेज वाला एंगल, कि सर्विसेज की मार्केट प्लेस, बट फुल स्टैक, नॉट फुल स्टैक, बट मतलब उस टाइम पे सिर्फ जस्ट डायल था हमारी लाइफ में, ठीक है। ये दिस इज इवन बिफोर अर्बन क्लैप, बट वेरी सिमिलर टू अर्बन क्लैप, राइट। US में थम टैक वगैरह टाइप के मॉडल थे, तो वो चालू किया हमने। फिर फेब 2016 में वो क्विकर ने खरीद लिया, जिम्बर ने खरीद लिया। देन कितने रुपए में? वो अनडिस्क्लोज्ड है, मतलब वो नहीं ज़्यादा डिस्क्लोज किया हुआ, बट ऐसा कुछ बहुत खास वो नहीं होता, इट वाज नॉर्मल। मतलब हमारे डेट चुक गए, कुछ डेट थे, हमारे इन्वेस्टर्स को अच्छा वो मिल गया, हम लोगों को जिम्बर का वो मिल गया, राइट। तो इट वाज नॉट अ वेरी कोई बहुत ग्लैमरस एग्जिट, बट ठीक है, जस्ट सर्वाइव्ड एंड यू नो। तो कैश डील थी या फिर इक्विटी? कैश प्लस इक्विटी। कैश प्लस इक्विटी, थोड़ा सा एक बार बता दो कि कई लोगों को नहीं पता होता है कैश प्लस इक्विटी क्या होता है। यार कैश प्लस इक्विटी में क्या होता है कि आपका अगर मान लो वैल्यूएशन है कंपनी की 100 करोड़ की, राइट, तो वो क्या करते हैं कि ये लो इतना % तो कैश ले लो, ठीक है, और इतना % जिस कंपनी जो तुम्हें खरीद रही है उसके इतने रुपए के शेयर्स ले लो, ठीक है। तो उसमें वो प्रोपोर्शन वेरी कर सकता होता है कि कितना कैश फाउंडर्स पे होता है या फिर नेगोशिएशन स्किल्स पे होता है, किसकी कितनी वो है। सी वैल्यूएशन सर्टिफिकेट में भी ना लिखा आता है सबसे पहली लाइन की वैल्यूएशन इज मोर ऑफ एन आर्ट देन अ साइंस, ठीक है। तो जो दोनों लोग बेचने वाला और ख़रीदने वाला तय कर ले उस वैल्यूएशन पे हो जाता है। तो फिर मैंने जिम्बर ज्वाइन कर लिया, मैं मुंबई शिफ्ट हो गया 1 साल के लिए।
मैंने जिम्बर में ऐसा वीपी प्रोडक्ट एंड और ट्रूली मेडली चल रहा था साथ ट्रूली मेडली चल रहा था साथ साथ, ठीक है। राइट। देन मैं गया वहाँ पे, देन आई थिंक साल के एंड तक हो गया कि नाउ जिम्बर इज गेटिंग एक्वायर्ड बाय क्विकर। ठीक है, ठीक है। मतलब जिस कंपनी में आप जा रहे हो वो एक्वायर हो जा रही है। ओके ये मैंने नहीं सोचा था मे बी तो हाँ एग्जिट माफिया हो आप। नहीं यार, अगर किसी को हायर करना है तो ऐसा तो हायर कोई- करो और सीधा कंपनी एग्जिट हो सकती है। नहीं बट यार सी पॉइंट इज कि दोज वर नॉट रियली वेरी ग्रेट एग्जिट्स, राइट। तो आई वुड नॉट, दोज वर मोर ऑफ लर्निंग्स एंड की कंक्लूजन हो गया, राइट। इन टर्म्स ऑफ वेल्थ जनरेशन दे वर नॉट रियली एग्जिट, बट हाँ इन टर्म्स ऑफ लर्निंग दे वर रियली ग्रेट एग्जिट्स, अगर मैं वैसे बोलूँ। एंड देन उस पॉइंट पे ना मैंने रियलाइज़ किया यार कि अब मेरे को सर्विसेज इंडस्ट्री में, मार्केट प्लेस में नहीं रहना है। इंडिया में अभी टाइम लगेगा यूज़र्स को टू स्टार्ट पेइंग कन्वीनियंस फी, राइट। एंड तब तक किसी को लॉस लेना पड़ेगा। उसके लिए अर्बन क्लैप इज बेस्ट इक्विप्ड विद गुड अमाउंट ऑफ मनी, दे आर स्पेंडिंग दैट मनी वेरी वाइजली, दे आर क्रिएटिंग नाइस सर्विसेज, राइट। एंड वो लास्ट मैन स्टैंडिंग की ही गेम होने वाली थी, एंड विच इज़ ट्रू टुडे। सब लॉस की गेम है, सब लॉस की गेम है, और जो लॉस वो ले सकता है। तो देन उस टाइम पे एक चीज़ मैंने डिसाइड किया, यार अब अगला जो भी धंधा बनाऊंगा ना, सस्टेनेबल धंधा बनाऊंगा, राइट। एंड ये ना इनफैक्ट इकोसिस्टम भी ना काफ़ी पिवट हुआ एकदम से बिफोर 2015। आप जियो रेवोल्यूशन, पोस्ट जियो रेवोल्यूशन नहीं, वो तो अलग है, वो जियो तो 2017 है, राइट। तो कि रेवेन्यू डज नॉट मैटर 2015 से पहले, टू सडनली रेवेन्यू मैटर्स 2015 के बाद, राइट। नाउ वी कैन सी इट गोइंग टुवर्ड्स की प्रॉफिट मैटर्स। अभी भी क्या है, अभी देखो ना रोज हम न्यूज़ पढ़ते हैं इतने रुपए का लॉस हुआ है, के प्रॉफिट, इतने रुपए के रेवेन्यू के लिए इतने रुपए का लॉस किया, राइट। और मेरे को लगता है और कुछ 1 आध 2 सालों, एंड दिस इज द नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ एनी स्टार्टअप इकोसिस्टम, राइट। इकोसिस्टम एक बारी बनने लगता है, बढ़ने लगता है, लोग अडॉप्ट होते हैं, राइट। तो दैट हैपेंड। प्रॉफिट आई थिंक अगले कुछ 1 2 3 सालों में आई एम होपिंग कि नाउ वी विल देन बी अ प्योरली सस्टेनेबल इकोसिस्टम, की प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारी, एंड उनकी वैल्यूएशन इज डिपेंडेंट ऑन द प्रॉफिट दैट दे आर जनरेटिंग, नॉट ऑन द यूजर्स, नॉट ऑन द रेवेन्यू और डेस्कटॉप। अगर कोई पैसे प्रॉफिटेबल कंपनी है उसकी वैल्यूएशन किस हिसाब से कैलकुलेट होती है? यार मोस्टली जो वैल्यूएशंस होती हैं, जो मेरे को, जैसे मैं जो एंजल इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, उनकी जब मैं वो देखता हूँ कितना रेवेन्यू कर रहे हैं उन, और क्या मल्टीपल इस चीज़ का बनता है, ठीक है, राइट। कि इनका जैसे अगर इस महीने का इतना रेवेन्यू रहा, मान लो 1 करोड़ का रेवेन्यू है, तो आपका ARR, एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, हो गया दिस मंथ इंटू 12, ठीक है, 12 करोड़। अब 12 करोड़ पे 2x मल्टीपल से लेकर 10x मल्टीपल में कहीं भी, अब आपको वो डिसाइड करना है कि व्हाट डू यू थिंक इस कंपनी को ये मल्टीपल मिलना चाहिए। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कितनी है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कितनी है, यूनिट इकोनॉमिक्स कैसी है। अगर कोई कंपनी प्रॉफिटेबल है तो आप अपर साइड पे दोगे? यार डिपेंड करता है कि स्केलेबल कितनी है, स्केलेबल भी है, कि कितनी तेजी से ग्रोथ, पिछले 3 महीने की क्या ग्रोथ रही है प्रॉफिट की, अगले 2 4 सालों में क्या मेरे को लगता है। एंड एक जो VCs, जब बड़े VCs होते हैं, उनके पर्सपेक्टिव से रहता है कि क्या ये कंपनी इस लेवल की बन सकती है, कि क्या ये कंपनी $1 बिलियन कंपनी बन सकती है, क्या ये कंपनी $100 मिलियन कंपनी बन सकती है। तभी उनको कुछ मिलेगा ना। हाँ, राइट। तो वो बिकॉज दे आर यू नो पुटिंग, सी फॉर देम इट्स लाइक पोकर, राइट। कि they think they have a winning hand, they will put capital on it and then they will expect those returns, right. And that is, पैसा भी LPs ने उनको इसीलिए दिया है ना, ताकि उनका पैसा मल्टीप्लाई कर पाए। तो एंड उनका भी थोड़ा सा अप्रोच वैसा रहता है कि यू नो अगर आप 10 कंपनीज में डालोगे जो यूनिकॉर्न पोटेंशियल है, उसमें से 1 भी बन गई या 2 भी बन गई, तो बाकी सब बंद भी हो गई, तो सबकी कॉस्ट रिकवर करके वो वहाँ पे ओवरऑल फंड का प्रॉफिट बन जाएगा, राइट। सो लार्जली, मतलब ऑब्वियसली आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन VC, बट ये फिलॉसफी रहती है लोगों की स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने की, राइट। तो या तो फिर वहाँ से निकलने के बाद हम फिर देन आई वाज लाइक यार अब क्या करें नेक्स्ट, राइट। तो मैं थोड़ा, मेरा मन था ट्रैवल में कुछ करने का, तो मैं ट्रैवल करने निकल गया। मैं निकला यहीं पे नॉर्थ इंडिया में ही, हम दिल्ली से निकले, दिल्ली से पुष्कर, मैं और मेरा एक दोस्त अक्षय, एक बैकपैक उठाया, बस और ट्रेन, 1000 रुपये का खुद को बजट दिया रोज का, कि 1000 ही रुपये खर्च रहे, ठीक है। और हमने करीब करीब एक पूरे महीने की ट्रिप करी, दिल्ली से पुष्कर, पुष्कर से
जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, फिर मांडू है एक इंदौर के पास एमपी में, फिर मांडू से बेड़ाघाट है एक जबलपुर के पास, बेड़ाघाट से वाराणसी, वाराणसी से आगरा और आगरा से दिल्ली। तो एक पूरा हमने कंप्लीट सर्किट किया, क्योंकि आइडिया यार कि वापस नहीं जाना, मतलब कि एक मतलब मेरे को ना बहुत इनएफिशिएंट लगता है वो कि आप आए ऐसे वो इसी रास्ते वापस चले गए, अबे घूम के चले जाओ कुछ नया देख लो, राइट। एंड जो मिल जाए बस ट्रेन, एक लार्जली पता था कि ऐसा कुछ सर्किट मारना है। ओरिजिनल प्लान में मेरी 3-4 सिटीज़ अलग थी, वाराणसी, आगरा, मांडू, ये सब नहीं, मांडू था, बेड़ाघाट, ये सब नहीं थे। बट एंड ये था, ट्रिप हमने शुरू की थी 13 दिसंबर को, पीक ठंड होती है मतलब नॉर्थ इंडिया में उस टाइम पे, ठीक है। एंड 26 जनवरी ये 25 दिसंबर पे हम लोग रेगिस्तान में लेटे हुए थे, ठीक है। हमने नाइट वो किया था, नाइट सफारी मतलब सफारी भी क्या थी, वो 1-2 कंबल थे, छोटी सी आग थी जो बुझ गई थी 4 बजे, बट जो नाइट स्काई था, मतलब मैं पूरी रात उस दिन सोया नहीं। एंड मैं थोड़ा थिंकिंग ट्रिप पे भी था, राइट। पूरी गैलेक्सी को आई सॉ यहाँ से ऐसे पूरे घूमते हुए, राइट। दिल्ली में हम देखते ही नहीं, दिल्ली में नॉइज इतनी है, लाइट नॉइज, हंटर ही है जो दिखता है बस, और तो कोई तारे दिखते ही नहीं है, राइट। यहाँ से फिर भी थोड़ा जैसे आजकल पॉल्यूशन कम है थोड़ा, राइट। मैंने देहरादून से इंजीनियरिंग करी है, वहाँ एकदम क्लियर स्काई था। हाँ, दिल्ली से जब मैं निकला मैं हिल गया, मैंने कहा इतने तारे होते हैं आसमान में अरे बहुत मतलब। एंड फिर मैं उठा हुआ हूँ। एंड तो बेसिकली जब आप कैंप लगाते हो ना रेत में, तो थोड़ा लोअर पे लगाते हो, राइट, ताकि थोड़ी आपको बहुत हवाएं ना लगे। तो वो जैसे बहुत सारे अगर सैंड ड्यून्स है उसके बीच में, राइट। देन मैं उठा हुआ हूँ, ऐसे इधर उधर देख रहा हूँ, सडनली एक सैंड ड्यून के ऊपर एकदम न्यू, एंड उस दिन ना वो था अमावस, राइट। तो नो मून नाइट थी, तो इससे और भी ज़्यादा तारे ना, जब नहीं होता है ना मून, क्योंकि बिल्कुल भी लाइट नहीं होती, मून की भी लाइट नहीं है, और भी बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं स्काई। एंड देन सडनली एकदम न्यू मून, सिंगल वो होता है ना, वो क्या क्रिसेंट बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो एक सैंड ड्यून से ऐसे निकलता हुआ, मतलब माइंड ब्लोइंग, राइट। एंड मतलब उस ट्रिप पे यार मैंने ना ये रियलाइज़ किया कि हमने मतलब that was the happiest time of my life, right? And 30,000 rupees all that I spent 32 तक चले गए थे हम थोड़ा, उसमें से भी 18,000 रुपये खाने के थे, क्योंकि खाने के में हम चूंडा पैलेस पे जाके भी खाना खाया, चाहे हम बैक पैक लेके घूम रहे हैं, बट रोगन जोश खाना है तो हम चूना पैलेस जाएंगे, राइट। तो खाने पे हमने खर्चा, बट होटल, हम हॉस्टल्स में रहे, बैक पैकिंग हॉस्टल्स में रहे, हॉस्टल वगैरह। उस टाइम पे ये इकोसिस्टम भी इवॉल्व हो रहा था, 2016 की बात है, राइट। तो मतलब मैंने सारे हॉस्टल अपने लिख लिए थे, इतने से ही हॉस्टल थे तब, तो अब तो बहुत इकोसिस्टम इवॉल्व हो गया। तो मैंने भी सोचा कि इसी के अराउंड कुछ करते हैं, राइट। एंड फिर मैंने आके प्लान बताया सचिन को। सचिन वाज एक्स को फाउंडर ऑफ मेक माई ट्रिप, राइट, एंड ही लव ट्रैवल आइडियाज़। उनको भी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा बिजनेस प्लान बनाओ। मैं बिजनेस प्लान बनाने बैठा तो बना ही नहीं कुछ, प्राइमरली बिकॉज कि अगर जब मैं भी उस ट्रिप पे जा रहा हूँ ना, मेरा भी ऑब्जेक्टिव रहता है कि इतने से ऊपर नहीं खर्चना है, राइट। तो पैसे कैसे कमाएंगे, राइट। एंड वो पर बेड की कॉस्ट 300 रुपये है, हॉस्टल में तो एवरेज 300 से 500, पैसे कैसे कमाएंगे। फिर मैंने सोचा कि यार ये तो क्लियर है कि ऐसा वाला धंधा तो नहीं करना है जिसमें सस्टेनेबल, मतलब सस्टेनेबल ही ना हो, कि मेरी ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना निकले। तो उसको हमने अभी भी, आज भी मेरे एक वो बेड पे वो स्टिकी नोट्स लगे हुए हैं कि कभी किसी से एग्जीक्यूट करा लेंगे, बट नॉट वर्थ माई ओन। वो मतलब वो अच्छा आइडिया है, इट इज़ अ यूज़, मेरे को लगता है कि ट्रैवलर कम्युनिटी में काफ़ी यूज़ है उस प्रोडक्ट की, राइट, बट वो छोड़ दिया। तो अभी आप बता रहे थे आपने बहुत सारे आइडियाज़ के ऊपर काम किया, तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, वो आइडिया को ढूंढते कैसे हो? और उसके बाद आपने बताया मैं एनालाइज करता हूँ कि यार ये आइडिया चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो उसके पीछे रिसर्च कैसे होती है? यार आइडिया 2 तरीके के होते हैं। एक है कि आप पहले अपना एक यूज़र सेगमेंट चूज़ करो कि मैं इस यूज़र की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ। फिर आप सोचो कि इस यूज़र की क्या प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व करूँ, जिसके लिए ये मेरे को यूज़ करेगा मेरे प्रोडक्ट को, ठीक है। एंड देन आप उसके लिए वो बनाओ। एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज़ कि क्या ये तुम्हें पैसा देगा, कितना पैसा देगा, कितने लोग देंगे, बिजनेस मॉडल कैसे ग्रो करेगा, राइट। दूसरा होता है कि खुद ही अगर तुम यूज़र हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो फॉर एग्जांपल मैंने अभी तक जो चीज़ें सोची है मोस्टली उस अराउंड रही हैं, बट दैट कैन नॉट बी द ओनली वे टू डू इट, राइट। मेरा थोड़ा वो रहता है कि हाँ, अगर मैं रिलेट कर पाऊँगा प्रॉब्लम से तो मैं ज़्यादा पैशनेटली उसको सॉल्व कर पाऊँगा,
राइट। तो फिर रेवेन्यू टर्म्स में कैसे सोचते हो उसके बारे में? यार रेवेन्यू टर्म्स में इसको आप ऐसे ऐसे देख लो कि डेमोग्राफी, इंडिया की डेमोग्राफी के नंबर्स पता होना पहले तो जरूरी है, ठीक। फॉर एग्जांपल 18 से 35 में 430 मिलियन लोग हैं, उसमें से 31% लोग अर्बन हैं, और हर महीने कुछ 2.5 मिलियन लोग 18 साल के हो रहे हैं, हर साल 26 मिलियन लोग 25 साल के हो रहे हैं, राइट। एंड इंडिया की टॉप 10 सिटीज़ में गैस करो कितने लोग रहते होंगे, कितने परसेंट ऑफ पॉपुलेशन रहती है टॉप 30 सिटीज़ में, सॉरी टॉप 30 सिटीज़ में, और आप बैठ के शायद लिख भी नहीं सकते। तो इंडिया की टॉप 30 सिटीज़ में गैस करो कितने लोग, कितने परसेंट ऑफ इंडियंस रहते होंगे? शायद 50%, 10%। अच्छा, टॉप 30 सिटीज़ में सिर्फ 10%, उस 10 में से भी 4% लोग रहते हैं स्लम्स में, ठीक है। तो जब हम इंडिया वर्सेस भारत बात करते हैं ना, तो वो इंडिया बस वो 6% ऑफ टोटल भारत है, ठीक है, राइट। तो जब आप एक बार ये पर्सपेक्टिव ले लो, राइट, तब आपको पता रहेगा कि यार हाँ, अगर मैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूँ जो कि सिर्फ इस 6% इंडिया में चलेगा, तो मैं मान सकता हूँ कि कॉन्सेप्ट होता है टैम एंड सैम का, टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितनी है एंड सर्विसेबल मार्केट कितनी है, राइट। फिर उसमें से आप कितने पे कर रहे हो, राइट। ये मतलब इन चीज़ों को ध्यान में रख के यू कैन रन सम नंबर्स एंड मल्टीपल। आइडियली लोग क्या करते हैं, 2-3 अलग अलग तरीक़ों से रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं एंड ट्राई एंड कम एट एन एवरेज, राइट। तो उसके बेसिस पे यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ ठीक है, पहले साल इतना, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना, एंड देन थोड़ा आपको सोचना पड़ता है कि मैं इसको मार्केट कैसे करूँगा, क्या मेरी कैक आएगी, उससे मैं कैक रिकवर कितने टाइम में कर पाऊँगा, फिर उसके आगे कैसे होगा, राइट। क्या मेरी इन्वेस्टमेंट है, क्या मेरा ROI है। तो वो सब एनालाइज करके आप एक बारी करने बैठते हो, बिजनेस प्लान बनाने। एक्सेल से ये एक एंटरप्रेन्योर को मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होनी चाहिए स्प्रेडशीट, राइट। अब मेरा तो बीच में ऐसे हो गया था, अब तो छोड़ दिया मैंने, खैर मैं नोट्स भी स्प्रेडशीट पे लेने लगा था राइट। तो विच इज़ आई थिंक ठीक है, इट हेल्प मी अ लॉट इन गेटिंग कंफर्टेबल विद स्प्रेडशीट्स। ठीक है। और जो आपने अभी डेटा के बारे में बात करी, वो डेटा कहाँ से आता है कि इतने % ऑडियंस यहाँ है, इतने यार ये तो सेंसस का, मतलब सबके लिए पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, सेंसस उसी पे रिलाई कर दिया? हाँ हाँ, मतलब 2011 का सेंसस है, उसमें आप ऐड कर लो, जैसे 2020 में बैठे हो तो 9 साल ऐड कर लो, अगले अभी 2021 में अगला डेटा आ जाएगा, राइट। तो उसके बेसिस पे हो जाता है। एंड बहुत सारी KPMG, EY, ये सब, पर वो पेड होते हैं? McKinsey, यार पेड भी होते हैं, फ्री भी बहुत होते हैं, ठीक है, राइट। बेन की ऐप डाउनलोड कर लो, McKinsey की ऐप डाउनलोड कर लो, बहुत डेटा आता है, राइट। तो उसके बेसिस पे आपको मिल जाएगा। देन सी इट हैज़ टू बी अ हैबिट, ताकि आप ये नंबर्स आपको फिर धीरे धीरे जहन में ही चले जाएंगे आपके, राइट। एंड दैट इज़ हाउ यू नो देन पता रहेगा कि हाँ यार इसकी इतनी बड़ी मार्केट होएगी, इतने हो सकते हैं, राइट। वो एकदम 0 डे पे नहीं आएगा। स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट एब्जॉर्बिंग नंबर्स, देन आपको अपने आप ही एक वो अंदर ही एक एनालिटिकल मॉडल बन जाता है, राइट। अब इसको अगर हम ऐसे देखें कि एक बहुत अच्छा मैंने ब्लॉग पढ़ा था किसी VC का, ही मैं नाम भूल गया, तो ही सेज, तो इंडिया को अगर हम 3 पार्ट्स में बांटे, इंडिया 1, इंडिया 2 एंड इंडिया 3। इंडिया 1 है 110 मिलियन लोग, इंडिया 2 है 104 मिलियन लोग, और इंडिया 3 है जो बाकी के बच गए 1126 मिलियन लोग, ठीक है। इंडिया जो 1 है, जो कि है 31 मिलियन वर्किंग मेंबर्स एंड 23 मिलियन हाउस होल्ड, इनकी जो पर कैपिटल GDP है ना, ये है $8,800, ठीक है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारी जो कितनी GDP का ये बनता है 1 ट्रिलियन, ओके, ठीक है। ये मतलब 2018 के नंबर्स हैं, ठीक है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू मैक्सिको इन टर्म्स ऑफ GDP एंड पॉपुलेशन, ठीक है। देन इंडिया 2 अगले 104 मिलियन, इनकी पर कैपिटल इनकम है $3,000, ये है इक्विवेलेंट टू फिलीपींस। फिर है इंडिया 3 जो कि है 1126 मिलियन लोग, मतलब कि 1.12 बिलियन लोग, मतलब कि 200 मिलियन हटा दो बस हमारी पॉपुलेशन में से, बाकी सब 9 कितना हो गया, 80% से ज़्यादा। ये है सिर्फ $1,200 पर कैपिटा इनकम के लोग, ठीक है, इक्विवेलेंट टू सब सहारन अफ्रीका एक्सक्लूडिंग साउथ अफ्रीका, राइट। बट देखने वाली बात देखो ना, आउट ऑफ हमारा 2.6 ट्रिलियन की GDP उस टाइम की, 1 ट्रिलियन इज कमिंग फ्रॉम इंडिया 1, विच इज़ लाइक जस्ट less than 10% of population, and 1.3 trillion is coming from India 3, which is 88% types of population, right.
एंड वर्कफोर्स की बात करें तो 6% ऑफ वर्कफोर्स है इंडिया 1 जो कि $1 ट्रिलियन का जीडीपी दे रही है। 88% ऑफ वर्कफोर्स है इंडिया 3 जो कि $1.3 ट्रिलियन का जीडीपी दे रही है, राइट। अब मासेस वहाँ है, ठीक है, आरपू यहाँ है, एंड देन है हमारा इंडिया 2 जो कि मिडिल इनकम ग्रुप है, राइट। तो ये नंबर जब एक बार आपके उसमें चले जाएंगे ना तो काफ़ी आप क्लैरिटी मिलती है, आप सोच पाते हो उन टर्म्स में, आप एनालाइज कर पाते हो उन टर्म्स में। तो डेटा आई थिंक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यू नो एक एंटरप्रेन्योर के लिए। मतलब डेटा मेरे को जैसे मेरा भी जो इन्वेस्टमेंट थीसिस रहता है थोड़ा ये रहता है कि एक तो मैं उस एंटरप्रेन्योर को जानता हूँ मोर देन 2 ईयर्स से, या फिर जिसको मैं जानता हूँ वो कोई मेरे जानकार उसको जानता हो जो रिकमेंड कर रहा है, और वो दे शुड बी अमेजिंग एट डेटा। ये 2 चीज़ें हैं, अगर आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो और उसका डेटा अच्छा है तो कुछ ना कुछ बन जाता है। एंड मोस्ट स्टार्टअप्स आप देखो शुरू कुछ होते हैं, बन कुछ और जाते हैं और फिर स्केल कुछ और होता है, राइट। तो वो दैट इज़ अ जर्नी, एंड वो जर्नी पे ही आप बेट करते हो। ठीक है। उसके बाद जब ट्रैवलिंग वाला आपने छोड़ा उसके बाद क्या किया? या ट्रैवलिंग वाला छोड़ा मैंने, फिर मैंने आई एंडेड अप जॉइनिंग स्पाइस ग्रुप। इट्स अ दिलीप मोदी ग्रुप कंपनी। तो देयर आई गॉट अ चांस टू वर्क ऑन सम अमेजिंग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, वन ऑफ विच वाज उमंग। तो उमंग इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐप for all central and state government services. It was a PMO driven project launched by Prime Minister Modi in November 2017. So that was a very, and again but it was a services, but it was a very different kind of a challenge. मतलब वहाँ पे मतलब ऐसा था एक पॉइंट पे कि I had to hire 70 people team in 2 months and move the whole dev center from Mohali to Noida, right? तो उसमें काफ़ी मज़ा आया, वो आर्किटेक्चर बनाने में मज़ा आया। उसके बाद then in 2018 मेरे को थोड़ा वो था कि यार अपना फिर से कुछ अपना करना है, एंड नहीं पता था कि अभी क्या करना है, राइट। मैंने छोड़ दिया स्पाइस, राइट, बट उन्होंने मतलब फिर दिन उन्होंने मेरे को कंसल्टेंट की तरह वो कर लिया कि ठीक है जाओ मत, कुछ करते रहेंगे, जो तुम करना है तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कर लो, ठीक है। वो मेरा मन था कुछ ब्लॉकचेन वगैरह में एक्सप्लोर करने का। उस टाइम पे ब्लॉकचेन काफ़ी हॉट था, बट मैंने कहा यार ऐसे मैं फुल टाइम जॉब करते हुए तो कुछ एक्सप्लोर भी नहीं कर पाऊँगा, एटलीस्ट टाइम होगा तो मैं कुछ एक्सप्लोर कर पाऊँगा। मैंने शुरू किया करना, देन आई रियलाइज़ कि यार ब्लॉकचेन ऐसा टेक्नोलॉजी ही अभी पूरी तरीके से रोबस्ट नहीं हुई है, उसी में ही अभी 4-5-6 साल लगेंगे। एंड आई एम नॉट अ गाय जो टेक्नोलॉजी बनाने वाला है, आई एम अ गाय जो एक टेक्नोलॉजी के ऊपर एप्लीकेशन लेयर बनाएगा, राइट। देन आई थॉट कि यार अभी अर्ली है, तो लेट्स कीप इन टच विद द नेटवर्क, कीप लर्निंग थिंग्स, बट आज के टाइम पे कोई अभी डैप बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। देन मेरी सचिन से बात हुई फिर से, एंड फिर उन्होंने बोला कि एक बार देख ले, इफ़ यू वांट टू रिवाइव ट्रूली मैडली। अच्छा, उस टाइम पे रुक गया था? उस टाइम पे मतलब कि हाँ, मतलब काइंड ऑफ ऑटो पायलट पे था, ठीक है, राइट। देन मैंने कुछ देखा, मैंने डेटा देखा, मैंने देखा यार ऑलरेडी ना काफ़ी लोग आर गेटिंग मैरिड वाया ट्रूली मैडली, एंड हमें हर हफ्ते मैसेजेस आते हैं कि हे वी मेट ऑन टीएम एंड 2 साल पहले नाउ वी आर गेटिंग मैरिड। मेरी भी स्टोरी है, मतलब मैंने ट्रूली मैडली से शादी नहीं करी, पर मेरी जो वाइफ है मैंने उसको चढ़ाया था ट्रूली मैडली के थ्रू। मैं ट्रूली मैडली बेसिकली उस टाइम मैं जॉब करता था और वो मेरे अंडर काम करती थी, तो मैं ट्रूली मैडली इंस्टॉल कर रहा था और शोर मचा के यार ट्रूली मैडली में यार लड़की चाहिए मेरे को, यार लड़की नहीं मिल रही। उसके बाद मैंने कहा यार यहाँ नहीं मिल रही, तू बोलेगी। तो मतलब मैं कहूँगा मेरे भी कहीं ना कहीं एंगल है इसके साथ। तो इनफैक्ट इवन ऑन दैट ट्रिप ना, जैसलमेर में आई वाज सिटिंग ऑन अ रूफटॉप कैफे अबू सफारी, ठीक है। वहाँ पे देयर वाज दिस ग्रुप ऑफ 4 फ्रॉम गुड़गांव। उनसे बातचीत भी पता चला, वन ऑफ देम इज अ कपल एंड दे मेट ऑन ट्रूली मैडली। एंड उस टाइम पे मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं वापस जाके ट्रूली मैडली लीड करूँगा, राइट। फ़ोटो खींची उन्होंने मेरे साथ, चले गए अपनी अपनी ज़िंदगियों में। मेरी अभी उस लड़की से फरवरी में पिछले साल ही 2020 में वापस से इंस्टाग्राम पे बात हुई, तो शी गॉट मैरिड टू हर बॉयफ्रेंड। देयर वाज अनदर गर्ल ऑन दैट ट्रिप, शी गॉट मैरिड वाया ट्रूली मैडली। देयर वन मोर फ्लैटमेट, शी गॉट मैरिड वाया ट्रूली मैडली। जो उसका हस्बैंड है, उसके बड़े भाई की शादी पिछले साल ट्रूली मैडली के थ्रू हुई। उसके छोटे भाई की शादी पिछले महीने अभी दिसंबर में 2020 में ट्रूली मैडली के थ्रू हुई।
राइट, वी आर ऑफिशियल मैच मेकर्स ऑफ मिनोचा फैमिली, राइट। एंड अभी थोड़े दिन पहले मेरे को उनकी एक फ्रेंड का मैसेज आया कि यार हमारी ना एक और फ्रेंड है, शी इज ऑल्सो ऑन द ऐप, बट वो उसको मैचेस नहीं आ रहे अच्छे, देखेगा क्या, मैं देखना कि इसके भी हम चाहते हैं ट्रूली मैडली के थ्रू। तो वो इतने सारे लोग थे जो यू नो एंड इतने मतलब एंड what we saw also was कि tier 2 and tier 3, right? Girl from Varanasi, guy from Lucknow, started as long distance, gotten married. एक scene में तो guy was in Malaysia, girl was in Baroda. They got married in 2018. And Pune, some you know small city in Punjab. ऐसे long distance and you know. बेसिकली मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है, क्योंकि मैंने भी आपकी ऐप यूज़ करी है, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सीरियस बंदा ही आपकी ऐप पे आएगा, क्योंकि उसमें प्रोफाइल वेरिफिकेशन का ऑप्शन है। बिल्कुल, तो हम मतलब वेरिफिकेशन के लिए आप आधार या पासपोर्ट अपलोड कर सकते हो, ठीक है, ट्रस्ट स्कोर होता है हमारी प्रोफाइल में। एंड तो मैंने डिसाइड किया कि यार राइट नाउ इज, देखो जब हमने शुरू किया था वी वर वे अहेड ऑफ आवर टाइम्स, राइट। 2013-14 में हम लोग डेटिंग की बातें कर रहे थे, राइट। नाउ थैंक्स टू जियो इंटरनेट पेनिट्रेशन काफ़ी हो गया है, थैंक्स टू नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन प्राइम काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ आर फ्लोइंग मच फास्टर देन एवर। एंड इंडिया में लव मैरिजेज हैज़ बीन एस्पिरेशनल फॉर एवर, फॉर सम रीज़न डेटिंग हैज़ बीन अ टैबू। अब किसी को बताना पड़ेगा ना यार कि लव मैरिज करनी है तो डेट तो करना पड़ेगा, बिना डेट के लव मैरिज थोड़ी होती है, राइट। एंड सीरियस डेटिंग का एंड यूज केस तो शादी ही है, राइट। सो तभी हमने अपना ना थोड़ा पिवट किया, फाइंड योर फॉरएवर वाला, मतलब पिवट से ज़्यादा वो डबल डाउन किया अपनी सीरियस पोजीशनिंग में कि फाइंड योर फॉरएवर, राइट। एंड थीसिस वाज कि यार वी आर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ इंडिया हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन मैरिजेस, ठीक है। आज के टाइम पे इवन पेरेंट्स, मोर एंड मोर पेरेंट्स वांट कि यार तुम खुद से ढूंढ लो ना, मतलब हमारे पे क्यों डिपेंडेंट हो, राइट। एटलीस्ट इन मेट्रो एंड यू नो टॉप 10-20 सिटीज एंड वेरी वेरी फास्ट यू नो स्प्रेडिंग ऑल अक्रॉस इंडिया ऑल्सो, राइट। तो अगर यू नो अब हम लोग हैं लाइक यू एंड मी, वी डू नॉट डेफिनेटली वांट टू गेट इनटू अरेंज मैरिज सेटअप, राइट। तो करी लव मैरिज है यार सी, हर किसी की एस्पिरेशन तो है ही, राइट। एंड अरेंज मैरिज सेटअप बहुत ट्रांजैक्शनल और वो हो गया, राइट। देन एट द सेम टाइम जो ट्रेडिशनल मैट्रिमनी वेबसाइट्स है, दे आर जस्ट डिजिटल फॉर्म ऑफ अरेंज मैरिज सेटअप, वेयर फर्स्ट क्वेश्चन इज कास्ट, सेकंड इज गोत्र, थर्ड इज कि पापा की जायदाद के हिस्से कितने होंगे, इन द सेंस कि भाई बहन कितने हैं। अब यार गोत्र मुझे पता भी नहीं है मेरा, राइट। आई एम श्योर तुम्हें भी नहीं पता होगा। मैं अभी शादी हुई है, मेरे को पता लग गया। हाँ ठीक है, वही जब पंडित जी पूछते हैं तो मम्मी से पूछ के बताते हो आप, राइट। मतलब वो अब जब आप अपना फॉरएवर ढूंढ रहे हो तो व्हाई शुड इट स्टार्ट विद you know caste and gotra and all of these things which are not really important in our daily lives, right? Then लड़की के पर्सपेक्टिव से कि खाना बनाना आता है, घर कब आओगी, घर कैसे संभालोगी, कितने बजे, मतलब we don't want that and we definitely don't want to start conversation of finding our life partner with a parent, right? पहले हम खुद तो मिल लें, पहले हम खुद तो you know वो कर लें। तो I thought कि अगर मुझे आज एक सीरियस कंपैटिबल लाइफ पार्टनर ढूंढना है तो मैं कहाँ जाऊँ, राइट। कैजुअल हुकअप ऐप्स पे तो प्यार मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इंडिया में आप बार में जाके एनीवे कुछ कर नहीं सकते, आजकल तो जा ही नहीं सकते, राइट। वी हैव वेरी वेरी लेस टाइम एंड नेटवर्क आउटसाइड ऑफ वर्क, तो मतलब वेयर डू वी गो, राइट। तो आई थॉट कि ट्रूली मैडली कैन बिकम दैट प्लेटफॉर्म वेयर यूजर्स कैन फाइंड देयर फॉरएवर ऑन देयर ओन, राइट। एंड हमारा एक पूरा कंपैटिबिलिटी पीस है जो कि यू नो विच हैज़ बीन क्रिएटेड बाय सम ऑफ द टॉप साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोमेट्रिशियंस ऑफ इंडिया, डॉक्टर के.डी. ब्रूटा हु वाज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एट दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड हिज वाइफ डॉक्टर अरुणा ब्रूटा, राइट। एंड they in fact they told us a very interesting contrasting difference between India and US, right? Ki why we cannot pick any study you know off the shelf from US and apply it here. They said US में 80% of divorces happen because of affairs, be it a mental affair or be it a physical affair. India में 70% of divorces happen because of parents, be it लड़की के parents or be it लड़के के parents, right? तो बहुत different था। तो what then they did was they picked up a study called study of values, which says आप लाइफ में जो भी करते हो, कोई भी डिसीजन मेकिंग करते हो, कोई भी प्रायोरिटाइजेशन रिप्रायोरिटाइजेशन करते हो, इट कम्स फ्रॉम योर वैल्यू सिस्टम, right? And these values you acquire while growing up from your parents, your teachers, your family, your siblings, everyone, right? Then they surveyed some more than 1,000 Indians to figure out what are these important values, and then they identified some 6 such important values which they thought were of utmost importance
फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन मैरिटल सेटिस्फैक्शन, राइट। उसके बेसिस पे देन उन्होंने एक साइकोमेट्रिक क्वेश्चनर बनाया 40 क्वेश्चन का, वो 7 पॉइंट स्केल वाले होते हैं ना, वो समवट डिसएग्री, वो भरा ही नहीं किसी ने, राइट। तो देन हमने उसको 1-2 आइटरेशंस के बाद वी मेड इट टू वेरी सिंपल 25 क्वेश्चंस, येस नो, एंड वी मेड क्वेश्चंस आल्सो वेरी रिलेटेबल इन द सेंस, is it okay if I'm not very close to my partner's family? Is it okay if I go out on a night out once a week with my friends? Will my partner be okay sharing their phone or mobile password with me? So these are the things you get to know about each other after 3 to 4 months of dating. We try and tell you on day 0, right? So find your compatible partner. So idea is, and हमारा ना curation, मतलब हम 40% profiles reject कर देते हैं यार, जो लोग अप्लाई करते हैं ना प्रोफाइल बनाने के लिए, वी रिजेक्ट मोर देन 43-44% हमारा रिजेक्शन रहता है, राइट, बिकॉज वी डू नॉट अलाउ एनी मैरिड मैन, वी डू नॉट अलाउ एनी पर्सन विदाउट हिज ओन फेस, राइट। हमारा एक AI एल्गो है जो सबसे पहले देखता है फोटो में फेस है। जैसे आप किसी और ऐप पे जाओगे ना, थोड़ा सा वो करोगे, देन कुत्ता, बिल्ली, यू नो, सनफ्लावर, गुड मॉर्निंग वॉलपेपर, कुछ भी आ जाता है, राइट, कुछ भी आ जाता है, कुछ भी, राइट। एंड TM पे इट विल नेवर हैपन, एवरी फोटो विल हैव अ रियल पर्सन। हमारा एक एल्गो है, एंड वी हैव अ मॉडरेशन टीम विच इज अ मिक्स ऑफ मैनुअल एंड AI, राइट। पहले एक AI है, वो सबको टैग करता है, चौकीदार एल्गो बोलते हैं उसको, चौक AI दार, मतलब गेट कीपर एल्गो है, राइट। एंड वो पहले देखता है कि इसमें होना चाहिए ह्यूमन फेस, ठीक है, नहीं है तो रिजेक्ट हो गई। ह्यूमन फेस मिल गया, देन वो देखता है कि ये सेलिब्रिटी फेस नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो रिजेक्ट हो गए। लोग डालते हैं विराट कोहली, पॉलिटिशियंस, कुछ भी डाल, मतलब कुछ भी डालते हैं, राइट। अगर वो है तो हटा देते हैं, कोई भी अगर फोटो पे टेक्स्ट है तो हटा देते हैं, ठीक है। ऑब्ससेनिटी तो चेक होती ही है, राइट। एंड देन हम ये भी देखते हैं कि जो उसने जेंडर मार्क किया है वही फोटो हमें भी लगनी चाहिए, राइट। तो ये सब चीज़ें तो हम ऑलरेडी हमारे एल्गो में चल रहा है, एंड अभी हम थोड़े और अपडेट्स ला रहे हैं जो कि बहुत बेटर कर देगा इसको, राइट। तो 40% तो हम वहीं पे गेट पे ही मना कर देते हैं, एंड सिर्फ 60% अंदर आते हैं, राइट। तो आइडिया इज टू क्यूरेट अ कम्युनिटी ऑफ सिंगल लुकिंग फॉर समथिंग सीरियस, एंड देन प्रोवाइड देम विद टूल्स टू फाइंड ईच अदर. Our work is done. Then we have a lot of success stories. We call them forever stories, and we just have to propagate those stories in the network. If there are already real people who are meeting people, getting married, right? And मैं ना कभी भी कहीं भी पार्टी वार्टी में जाता हूँ, मैं यही टी-शर्ट या हुडी पहन के जाता हूँ. And मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि मैं कोई स्टोरी नहीं लेके आ रहा हूँ. नहीं आती है तो मेरे को लगता है व्यर्थ हो गया बाहर जाना, राइट. किसी पार्टी में जाते हैं, कोई हाउस पार्टी होती है, कुछ भी होती है ना, मतलब कोई ना कोई मेरे को 3-4 स्टोरीज मिल जाती है. अरे आई नो समवन जिसकी शादी ट्रूली बैडली से हुई, या मिले, डेट कर रहे हैं, राइट. तो वो सब मतलब उस टाइम पे तो मैंने ये सब डेटा देखा, एंड आई थॉट यार इसको करते हैं. देन December 2018 आई टुक ओवर द कंपनी, राइट. देन आई क्रिएटेड अ न्यू टीम. हमने, मेरा को फाउंडर एंड CTO है अमित, वो अप्रैल में ज्वाइन किया. देन हमने पूरा एल्गो वापस से नया लिखना शुरू किया, क्योंकि वो हमारे लिए थोड़ा ब्लैक बॉक्स था, हमें समझ नहीं आ रहा था अंदर हो क्या रहा है, राइट. वो पुरानी टीम ने लिखा था, वो कोड तो पता ही है ना, वो 5 साल में कितनी चेपियाँ लग जाती हैं कोड पे. तो हमने नया एल्गो लिखना शुरू किया, एंड हमने ना टारगेट लिया कि यार फीमेल का लाइक रेट बढ़ाना है, कि फीमेल के ऑब्जेक्टिव से बनाएंगे पूरा एल्गो. अभी फीमेल जो है सिर्फ 6% लाइक करती है, जो अगर वो 100 प्रोफाइल्स देख रही है तो वो सिर्फ 6 को लाइक कर रही है. मैंने कहा यार बहुत कम लग रहा है, बेटर हो सकता है. हमने क्या किया, हमने अपनी बहुत सारी यूज़र से बात किया, फ्रेंड सर्कल में बात किया. हमें कोवर्किंग में बैठते थे तब, जो लड़की हमारे साथ 10 मिनट बैठने को हाँ बोलती थी, कहते यार बैठो, प्रोफाइल्स देखो, हाँ बताओ किस बेसिस पे आप हाँ या ना कर रहे हो इनको, राइट. उसके बेसिस पे हमने एक एल्गो बनाया, एंड हमारा लाइक रेट हमने टारगेट किया. तो क्या चाहिए लड़कियों को, ये जनता जानना चाहती है आपसे. यार जो हमें समझ में आया, यार देखो सिंपल है, मतलब कोई रॉकेट साइंस ना जस्ट है नहीं, मतलब एल्गोरिथम में है. दाढ़ी रखनी है नहीं रखनी, दाढ़ी देखो वो पर्सनल चॉइस है, कुछ को पसंद है, कुछ को नहीं है, ठीक है. गॉगल्स प्लीज मत रखो, ठीक है. ठीक है. कोई पता नहीं, हम तो रिजेक्ट कर देते हैं गॉगल्स वाली फोटो, ठीक है, राइट. एंड उन्हीं के लिए, क्योंकि हमें पता है यार, मतलब डेटिंग ऐप पे तुम गॉगल्स वाली फोटो क्यों डाल रहे हो. जितना तुम लोगों को लगता है ना तुम बहुत स्मार्ट लगते हो गॉगल्स पहन के, नहीं लगते हो, ठीक है. लड़की के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, ठीक है. दे डोंट लाइक गॉगल्स. वो शक्ल दिखा दो ना यार अपनी. अब छोटा सा मुंह तुम्हारा, आधा तुमने दाढ़ी से रख दिया, बाकी तुमने चश्मे, शक्ल तो दिखाओ, राइट. ठीक है. देन सिंसी एफर्ट, लड़कियों को पसंद है एफर्ट. ठीक है. अगर आपने अपनी प्रोफाइल बनाने में एफर्ट नहीं डाला है तो उसको दिख जाएगा. अगर आपने अच्छी फोटोज़ नहीं डाली हैं, कुछ भी ऐसी रैंडम डाल दी है कि भैया मैं तो तोप हूँ, 0 लाइक्स आएंगे आपके, ठीक है. ठीक है. देन ऑब्वियसली
इंटरेस्ट्स मैच होने चाहिए, राइट? कि आप दोनों के कुछ कॉमन इंटरेस्ट्स हैं या कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट। जैसे अभी आप एनालिटिक्स के बारे में बता रहे थे, तो ऐसा क्या एनालिटिक्स है कि लड़कियां किस टाइप के लड़कों को ज़्यादा पसंद करती है? यार वो ऐसा नहीं है कि कोई सब वो ऐसे हो, वो ऐसा है कि फॉर एग्जांपल जो CACS है दे टेंड टू लाइक CACS मोर, जो डॉक्टर्स है दे टेंड टू लाइक डॉक्टर्स मोर, राइट? इंजीनियर्स को नहीं लाइक करते हैं लोग, राइट? जिंदगी खराब है हमारी। राइट, एंड 60% इंजीनियर्स ही हैं। तो वो हर किसी का अपना अपना प्रेफरेंस है, ठीक है, राइट? अगर ड्रेस कुछ को जेनरिक चीजें हैं, कपड़े क्या पहनना है। जिम सेल्फीज नहीं पसंद है लड़कियों को बिल्कुल भी। लोग पता नहीं क्यों अपनी जिम की वो बिना टी शर्ट वाली, भाई साहब नहीं, मतलब आपके 6 पैक एब्स भी है ना, तो भी लड़की सोचेगी यार ये क्या, मतलब आप ये सोचो ना कि वो सोचेगी यार क्यों, मतलब क्या आप अपनी डेटिंग प्रोफाइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ इज योर जिम एंड योर एब्स, नहीं ना, मतलब वो फिर देन वाई लोगों को लगता है कि अगर फैमिली फोटोज डाले तो? यार फैमिली फोटोज तो नहीं, बट आई हैव सीन फोटोज विद पेट्स, फोटो विद बेबीज, राइट? दे वर्क, पर्सनालिटी दिखती है वैसे। हाँ, बट उसमें भी अगर आप फेक करने की कोशिश करोगे ना, बदल जाएगा कि वो फोटो में बदल जाएगा, आपको कुत्ता सच में पसंद है कि आप फोटो के लिए खिंचवा रहे हो, ठीक है, राइट? वो उनको यार ऑनेस्ट रहो, पहले सबसे बड़ी ऑनेस्ट रहो, एफर्ट थोड़ा पुट करो, एंड सिंपल हाई वाई मत भेजो यार। आप ये सोचो, देखो मैं बताता हूँ लड़की के पर्सपेक्टिव से, पहले लड़के के पर्सपेक्टिव से। लड़का ना, उसको पता है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है, तो वो तो सभी प्रोफाइल्स को लाइक करता है। हाँ। मैं अपना टाइम का बता रहा हूँ, जब मैंने ऐप इंस्टॉल करी थी मेरे साथ बहुत सारे लोगों की, कई तो बस है ना, क्योंकि उसे पता है उसके हाथ में कुछ नहीं है, तो उनका वो क्या रहता है, जब मैच आ जाएगा ना, उसके बाद देखेंगे कि बात करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है? लड़की को पता है एवरी लाइक दैट शी विल डू विल कन्वर्ट इनटू अ मैच, राइट? तो वो बहुत स्केर्स रहती है अपने लाइक्स में, ठीक है? तो एंड देन जैसे हमारे में स्पार्क फीचर है जिसमें आप यू कैन इनिशिएट अ कन्वर्सेशन, ठीक है? आपको पैसे देके स्पार्क खरीदना पड़ता है। अब अगर आप उसमें हाई ही भेजोगे ना और फिर बोलोगे एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो यार हम कुछ नहीं कर सकते, आपको कुछ तो एफर्ट डालना पड़ेगा ना। क्या पिकअप लाइंस होनी चाहिए? यार पिकअप लाइंस नहीं चलती है, ठीक है? पिकअप लाइन, यार एक बंदा है, ठीक है, वो आया मेरे पास कि यार मैं ना इतने स्पार्क ले चुका हूँ आपसे, मेरा काम नहीं करता। मैंने कहा दिखा क्या बेचता है तू? उसने मेरे को दिखाया, एक कह मैं एक यही लाइन है बढ़िया सी, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है, सबको ही भेजता हूँ। तो देख भाई सुन मेरी बात, बढ़िया होती तो रिप्लाई आता ना, ठीक है? तो इतने लोगों को तूने भेजा, कुछ तो मतलब आता ना। उसकी उधर लाइन क्या थी? उसकी लाइन कुछ ऐसी थी, इफ आई वर एन ऑक्टोपस ऑल माई 8 हार्ट्स वुड बीट फॉर यू। और अब तुम ये कॉपी पेस्ट करके सबको भेज रहे हो, उसको पता है तेरी कॉपी पेस्ट वाली लाइन है, राइट? तो थिंक, लुक एट हर प्रोफाइल। अब प्रॉब्लम क्या है, लड़के ज़्यादा टाइम ही नहीं स्पेंड करते प्रोफाइल पे, बिल्कुल, है ना? वो तो डक करके वो, इसीलिए हमने वो स्वाइपिंग वाला वो फीचर ही नहीं लगा रखा है। हमें नहीं चाहिए ऐसे स्वाइपिंग करना, नहीं, राइट? आप प्रोफाइल देखो, एंड हम तो धीरे धीरे प्रोफाइल में और चीज़ें ऐड करे जा रहे हैं, ठीक है? और लॉन्ग फॉर्म बनाए जा रहे हैं उसको, ठीक है? स्वाइपिंग वाला वो मतलब वो बिल्कुल डिफरेंट यूज केस है। कर लो आप 18, 21, 25, हम टारगेट कर रहे हैं 25 एंड प्लस, राइट? व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ समथिंग सीरियस, राइट? वी हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैजुअल एंड हुकअप्स, राइट? तो देखो जो चीज़ आपको लगता है कि यार आप ये सोचो, अगर आप एक कॉलेज में हो, आपको कोई लड़की अच्छी लगी, आप जाके उसको ये ऑक्टोपस वाली लाइन तो नहीं बोलोगे ना, थप्पड़ ही खाओगे अगर बोलोगे तो, राइट? ऑक्टोपस मैट, राइट? तो मेक एन एफर्ट, ट्राई एंड इतनी सारी डिटेल है आपके पास। आप कॉलेज में होते हो, आप सोचते हैं ना यार इसका ये इंटरेस्ट है, इसको ये खाना पसंद है, इसको ये प्लेस, इसके दोस्त से चॉकलेट, वैसे कुछ आप दिमाग लगा के कुछ करते ना, सेम है यार, बस डिजिटल मीडियम है, राइट? एंड इट इज मेकिंग इज ईजियर फॉर यू कि आपको इन्फॉर्मेशन मैं दिखा रहा हूँ पहले ही प्रोफाइल पे कि उसको ये मूवीज पसंद हैं, उसको ये टीवी शोज पसंद हैं, उसको ये एक्टिविटीज पसंद हैं, इस कॉलेज में पढ़ाई करी है, इस जगह पे कि ये काम करती है, राइट? तो वो लड़कियों को वो इतनी एक्सपर्ट हो गई है, वो देख के पहचान लेती है कि कौन कॉपी पेस्टेड पिकअप लाइन भेज रहा है, कौन जेन्युइनली एफर्ट कर रहा है। एफर्ट एंड पेशेंस आर द टू थिंग्स। कुछ ऐसी कुछ लाइंस जो बोलनी चाहिए, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे ऑप्शंस देता हूँ, ये चलेगा नहीं चलेगा टाइप्स वाला, जैसे कि आपकी शक्ल मेरी मम्मी जैसी लगती है। पागल है क्या? मतलब वो रिपोर्ट करके अनमैच करेगी अलग, वो रिपोर्ट अलग करेगी। कि मैं यहाँ पे सीरियस रिलेशनशिप के लिए हूँ, मुझे आपकी प्रोफाइल लगी जिसके साथ मैं आगे कुछ देख सकता हूँ। टू सीरियस हो गया यार। तुम ऐसे सोचो, लड़की के पास ना भरमार है, लड़कों भरमार है मैसेजेस की, ठीक है? उसका भी एक इनिशियल फिल्टर है कि किससे बात करनी है, नहीं करनी है, ठीक है?
ठीक है, तो वो पहले सबसे पहले हटाती है सिंपल हाय हे हेलो, हटाओ, ठीक है, फिर वो हटाती है पिकअप लाइन स्टैंडर्ड गंदी सी, और मतलब सी पिकअप लाइन्स इज मे बी द रॉन्ग वर्ड, यू शुड थिंक ऑफ आइस ब्रेकिंग क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस अगर आप कुछ चीज़ को क्वेश्चन के फॉर्म में करोगे ना तो रिस्पॉन्स आने की प्रोबेबिलिटी हायर है। और प्रोफाइल से उठा लिया क्वेश्चन तो आइडली यस, कि प्रोफाइल से ही वो होना चाहिए। अगेन एफर्ट, जहाँ पे उसको एफर्ट दिखेगा ना, शी वुड रियली लाइक इट, ठीक है। अब आपकी प्रोफाइल अच्छी भी दिख रही है, सुंदर दिखते हो, हाइट वाइट अच्छी है, कमाते अच्छा हो, सब कुछ कर लिया आपने, बट आपने भेज दिया हाय, तो वो आप वही फिल्टर पे गायब हो जाओगे, क्योंकि अबंडेंस है उनके लिए, तो ठीक है, उनके पास कमी नहीं है, राइट। स्केर्सिटी, इसी 80% गाइज आर कम्पीटिंग फॉर द अटेंशन ऑफ 20% गर्ल्स, 80-20 रूल चल रहा है ना। एंड इंडिया के इंटरनेट की इशू है ना, मतलब फेसबुक इंडिया का 26% है वुमेन खाली, राइट। इंडिया का इंटरनेट रेशियो ही स्क्यूड है इतना, राइट। तो वो आप खुद से सोच के देखो, इफ़ यू हैव टू जंप द क्यू एंड गेट सम हाईलाइट, तो कुछ यूनिक अलग करना पड़ेगा ना, तो कुछ एफर्ट शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे अगर किसी को हाउ आई मेट योर मदर पसंद है, उसके अंदर एक बंदा कैरेक्टर था बार्नी, तो मैं उसके रिलेटेड कुछ लाइन बोल दूं यार। अब देखो, बार्नी रिलेटेड ना बोल के टेड रिलेटेड बोलोगे तो बेटर रहेगा। बार्नी तो बिल्कुल ही अलग, मतलब वो कैजुअल ऐप्स पे बोल दोगे तो बार्नी वाला शायद चल जाएगा, बट अगर तुम सीरियस डेटिंग ऐप पे हो, ट्रूली मैडली पे हो, तो टेड या मार्शल वाला कुछ बोलो तो बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, मतलब समझ गया मैं। आपको प्रोफाइल स्टडी करनी है, उसके रिलेटेड आपको कुछ बात करनी है, और एंड बहुत मुश्किल नहीं है यार, बहुत मुश्किल नहीं है, इजी है। नहीं, मैं जेन्युइनली बताता हूँ, मैंने ट्रूली मैडली यूज़ किया है, मेरे मैचेस ज़्यादा आते थे, और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स थे वहाँ पे नहीं आते थे। ओके, क्योंकि शायद ट्रूली मैडली एक वो था जहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव, अब तो बहुत चेंज हो गया। उस बेसिकली मैंने बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं मैरिड हो चुका हूँ। जब मैं मैरिड नहीं था तब मैं चेक करता था, तो बहुत डिटेल लेता था वो, और मुझे अच्छा लगता था। मैंने कहा यार ये मेरे बारे में जानेगी लड़की, मतलब फोटो सीरियस आएगी, नहीं है, मतलब सिर्फ फोटो के बेसिस पे नहीं जाते हम कि आप यू नो लाइक या हाइड करो, आप पर्सन को देखो, राइट। एंड सी, तभी तो मतलब नंबर्स वाली गेम ही नहीं खेलनी, तभी तो 40% लोग तो रिजेक्ट ही कर देते हैं ना, राइट। क्यूरेशन रहेगा, अच्छे लोग रहेंगे, सीरियसनेस दिखेगी, राइट। अगर आप अपनी ढंग की फोटो ही नहीं अपलोड कर रहे हो तो आप क्या ही सीरियस हो ना, हटो, ठीक है, आप आ ही नहीं सकते। आप अपनी अच्छी फोटो लेके आओ, ठीक है, अपलोड करो तब आना। और एक चीज़ और, डेटा के रिलेटेड कैसे करते हो आप? जैसे कि लॉजिकली आप एक ह्यूमन पूरा साइकोलॉजी ले रहे हो उसकी, कि उसकी साइकोलॉजी क्या है, तो वो डेटा का कैसे रखते हो? कुछ इसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है टाइप्स? नहीं यार, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। आधार आईडी नहीं, आधार हम लोग अपने पे नहीं रखते, योटी एक सर्विस है हमने जिससे साथ इंटीग्रेट किया हुआ है, ठीक है, तो दे आर आधार कंप्लायंट, तो वो सीधा उधर आप हमारे पे अपलोड भी नहीं करते हो आप आधार, आप योटी की ही, हमारे योटी से कनेक्टेड है, योटी पे ही जाके करते हो, एंड वो रियल टाइम में पर एपीआई कॉल लेता है, वो कैसे होता है वो? यार वो अलग अलग मॉडल्स होता है, हमने तो कुछ और नेगोशिएट किया हुआ है बाटा टाइप, बट हाँ, मतलब वो इट इज़ मोस्टली इट इज़ पर वेरिफिकेशन। तो सबसे बड़ा इशू मैंने देखा है, लोगों को एग्जीक्यूशन में आता है, लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो आपका क्या मानना है कि एक किसी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर को सबसे बड़ी चीज़ जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए एग्जीक्यूशन के टाइम पे? यार एक तो आई थिंक समझना चाहिए कि लोगों को ना, स्पेशली फॉर अ यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, उनको लगता है कि आइडिया इज़ एवरीथिंग, राइट। आइडियाज़ आर लिटरली, कुछ कहते हैं ना, आइडियाज़ आर डाइम अ पेनी और समथिंग, कुछ ऐसा वो भी है, राइट। तो एक्चुअली एग्जीक्यूशन ही है जो मैटर करती है, राइट। एंड एग्जीक्यूशन की मेरी तो एक फिलॉसफी है, फ्रूगल प्लस एजाइल, आई हैव कॉइंड दिस वर्ड कॉल्ड फ्रूगाइल, ठीक है, राइट। फ्रूगैलिटी में क्या है कि आपको मिनिमम, एंड स्टार्टअप के लिए विच इज़ वेरी ट्रू, मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम एग्जीक्यूशन, राइट। जहाँ जो बच सकता है बचा लो, कैसे सोचो कि बी स्क्रैपी, कैसे मैं, स्पेशली फॉर यू नो फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ योर स्टार्टअप, जब आप फाउंडेशन ले कर रहे हो, क्योंकि वही आपकी टीम में भी डीएनए में जाएगा, राइट। आप देखो कि जो कंपनीज शुरू में ही अगर बहुत ज़्यादा खर्चा करने लगती हैं, बहुत ज़्यादा वो करने लगती है, तो बहुत सस्टेनेबिलिटी इश्यूज बन जाते हैं, राइट। तो बी फ्रूगाइल, बी फ्रूगल, एंड देन एजिलिटी में यू नो थिंक आइटरेटिव, कि पहले ही आप सारी प्रॉब्लम्स मत सॉल्व करके चलो, गलतियां होगी, MVP करो। एंड MVP नॉट जस्ट कि अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए MVP, हर चीज़, हम हर फीचर भी जब जो लॉन्च करते हैं ना, उसका MVP लॉन्च करते हैं कि लीस्ट एफर्ट में इसको मैं कैसे POC कर लूँ इसकी, देन आई नो, ऐसा ना हो कि मैं यू नो 1000 घंटे लगा के एक फीचर डेवलप करूँ और वो किसी को पसंद ना आए, कोई यूज़ ही ना करे,
राइट क्योंकि मैं और आप या कोई भी दुनिया का डेटा इसको 100% एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि यूज़र को क्या चीज़ पसंद आने वाली है, क्या चीज़ नहीं पसंद आने वाली है। ठीक है, तो एक MVP, एक POC बनाओ हर, नॉट जस्ट प्रोडक्ट लेवल पे। लोग सोचते हैं कि MVP तो सिर्फ जब पहली बार आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, नहीं, हर फीचर का। कोई भी आप नया, जैसे हम रेफरल सिस्टम लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी कर रहे हो, एक ऐप पहले एक POC बनाओ, देखो लोग यूज़ कर रहे हैं क्या, राइट। पहले ही सेफ गार्डिंग मेजर्स मत लेने लग जाओ, पहले ये नहीं ये होगा तो, अबे होने दो ना। कौन सा 10 करोड़ लोग तुम्हारा प्रोडक्ट आके यूज़ कर रहे हैं एकदम से, कोई होगी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लेंगे। गूगल में भी बग्स होते हैं, है ना, तो मत डरो उससे, बना लो पहले, डरो मत, पहली बात, राइट। ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो इट विल बी अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, राइट, कि हाँ यार लोग, बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, देयर आर सम गुड प्रॉब्लम्स टू हैव, दैट विल बी अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, उसको सॉल्व कर लेंगे, राइट। 2 दिन 2 रातें लगा देना, फिक्स हो जाएगा, राइट। फटने दो, राइट, बिल्ड फास्ट, ब्रेक फास्ट, आइटरेट, राइट, कि वो बनेगा। एक कॉन्सेप्ट है BMI, मतलब वो अपना ही बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, बिल्ड मेजर आइटरेट। बिल्ड करो, एक POC बनाओ, मेजर के वो रखो, ठीक है। एक जो गलती लोग करते हैं ना, वो ओवर इंजीनियरिंग करते हैं इतनी सारी, बट मेजर करने का कुछ नहीं डालते, राइट, एंड फिर उन्हें पता ही नहीं चलता कि कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। आप एक POC बनाओ, MVP बनाओ किसी भी फीचर का, ये ध्यान रखो कि क्या आप मेजर कर पाओगे उसकी जो कुछ की KPIs है, राइट, एंड फिर उस KPI को देख के आप आइटरेट करो, राइट। दिस इज दी एजिलिटी, कि एजिलिटी का होल प्रिंसिपल इज कि डिराइविंग वैल्यू अर्ली ऑन, ठीक है। तो जो भी आपका मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट और फीचर्स होंगे वो पहले आ जाएंगे, और कम वैल्यू वाले वो बाद में होंगे, राइट, विच इज़ फाइन। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एजिलिटी, राइट, एंड दिस इज अ मोर ऑफ अ मेथडोलॉजी, एंड ये आपको अपनी टीम के DNA में डालना पड़ेगा, राइट। अगर आप वो कर पाओगे ना, तो एग्जीक्यूशन में कोई फाइट ही नहीं आएगी, ये मेरा पर्सनल मानना है। ठीक है, तो अभी आपने फीचर को टेस्ट के बारे में बताया कि मास स्केल पे करे या फिर AB करो यार, हमेशा AB करना चाहिए। कितने % पे AB करे यार? वो तो देखो 10 पे भी कर सकते हो, 20 पे भी कर सकते हो, 50 पे भी कर सकते हो। आइडली आप 10 से शुरू करो, देखो कोई एरर्स तो नहीं है अनवांटेड, कि कोई बग तो नहीं आ गया, इसकी वजह से कहीं और इम्पैक्ट तो नहीं आ गया, राइट। 10% पे आप लॉन्च करो, देखो सब कुछ ठीक है, सिस्टम ओवरऑल स्टेबल है, 20 पे ले जाओ, 25 पे ले जाओ, 50 पे ले जाओ, फिर एंड मतलब देखो 2 अप्रोचेज रहती है, एंड विच आई हैव ऑल्सो रिसेंटली लर्न, कि नो 2 days आर सेम, राइट। तो ये मत सोचो कि एक हफ्ता ये चला लेंगे, एक हफ्ता ये चला लेंगे, नहीं, सेम ही ड्यूरेशन में आपको सेम टेस्ट डिवाइड करके देखना पड़ेगा। एंड कोशिश धीरे धीरे अपना AB का फ्रेमवर्क इतना रोबस्ट करो कि यू शुड हैव, जैसे अभी शुरू में जब आप कुछ करोगे तो रैंडम होएगा कि 50% लोगों को इधर डाल दो, 50% को उधर डाल दो। धीरे धीरे उसको भी एजाइल मोड पे बिल्ड करो, कि धीरे धीरे करके ऐसा कुछ हो पाए कि मेरा जो सैंपल भी है ना, वो सिमिलर सा रह रहा है, कि इसमें इतने % लोग 25+ वाले, इतने % लोग इसमें भी, इतने मेल इसमें भी, राइट। क्योंकि जब छोटे स्केल पे होता है ना, लार्ज स्केल पे आप रैंडम भी करोगे ना, बिकॉज ड्यू टू लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। अब अगर आप 1 करोड़ लोगों की जनता में से डिवाइड करोगे 50-50, राइट, तो देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि सेम ही डेमोग्राफी बनेगी दोनों जगह पे, बट छोटे नंबर्स में मुश्किल होता है वो, राइट। तो वो चीज़ें भी देखनी ज़रूरी होती है, कि ऐसा तो नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैंने 2 ऐसे कोई सेट बना लिए गलती से, जिसमें एक सेट में 80% लोग 25 से नीचे हैं, एक सेट में 80% लोग 25 से ऊपर है। बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट होने वाला है, राइट, बिकॉज स्पेशली इन पेमेंट टर्म्स इंडिया में 25 से नीचे बहुत कम है रेवेन्यू, ARPU बहुत लो है 25 से नीचे का, राइट। ग्लोबली भी रिलेटिवली कम रहता है, क्योंकि तब तक आप अर्निंग ही नहीं शुरू करते हो, राइट। तो इन सब कुछ आपको पता लग जाएगा आपके यूजर्स का क्या वो है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है 25+, राइट। तो वी इंश्योर कि हमारे जो डिफरेंट AB सेट्स बन रहे हैं उनमें 25+% सिमिलर होना चाहिए, बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितने % यूजर्स है वैसे मेजरली आपके 25 से ऊपर वाले? यार हमारा 70% ऑफ द यूजर बेस इज 25 एंड अबव, एंड 50% इज 28 एंड अबव, एंड अपने आप ऑर्गेनिकली आते हैं 18 से 24 वाले। अगर कोई डिवोर्सी है तो वो भी कर सकता है? बिल्कुल, अ लॉट ऑफ स्पेशली अ लॉट ऑफ डाइवोर्सी वुमेन आर कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तो जैसे भी आपने ट्रूली मेडली की बात करी, तो इनिशियली बिजनेस को रन करने के लिए फंड चाहिए?
तो इनिशियली अगर किसी बंदे के पास खुद की कैपिटल है तो उसको कितनी कैपिटल से शुरुआत करनी चाहिए कि ए बी टेस्ट करके मैं एक MVP बना लूँ, एक लेवल पे उसको टेस्ट कर लूँ, अगर उसके पास पैसे है, और उसके बाद किस स्टेज पे उसको फंडिंग के लिए जाना चाहिए? यार काफ़ी वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ठीक है, राइट। बट अगर मैं एक बहुत ही जेनरिक सा आंसर देने की कोशिश करूँगा, तो इफ़ यू आर डूइंग समथिंग न्यू एंड आप इसको ऐसे देखो कि कुछ आप शुरू कर रहे हो, आपको पहले निकालो कॉस्ट्स क्या लगेंगी टू बिल्ड अ POC, राइट। कि अगर आप कोई D2C ब्रांड शुरू कर रहे हो तो क्या कॉस्ट लगेगी उस फर्स्ट लॉट की लेबलिंग और वो सब कुछ करके आपके पास वेयर हाउस में आने की। वेयर हाउस भी क्या अपने कमरे में ही आएगा पहला लॉट था, राइट। रेंजिंग फ्रॉम एनीवेयर से बिटवीन 10 to 25 lakhs में आइडली हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में इतना पैसा लगाया। अगेन will vary drastically from business to business and the scale you want to achieve, बट हाँ मतलब इतना होना 10 चाहिए। से 25 तो होगा, तो एटलीस्ट आप इसको ऐसे सोचो कि अपने शुरू के 9 से 12 महीने का जो भी खर्चा होने वाला है, ठीक है, उससे शुरू करो, तो एटलीस्ट आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाओगे तीसरे महीने में कि यार पैसे खत्म होने वाले। कई लोगों के पास पैसे ही नहीं होते बिल्कुल भी और उनको आइडिया होता है, तो आपके हिसाब से उनको क्या करना चाहिए? देन दे शुड बिल्ड सस्टेनेबल बिजनेसेस। पैसा ही नहीं है, एक बंदा है जिसके पास सिर्फ 20,000 रुपये है और उसका जो आइडिया है उसके MVP बनाने के लिए उसको 5 लाख रुपए चाहिए एग्जांपल के लिए, वो फिर दे शुड गो टू सीड इन्वेस्टर्स, दे शुड डू मे बी अ फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड, right? Most entrepreneurs starts as a friends and family rounds, right? I'm sure अगर वो बंदा अच्छा है तो उसके नेटवर्क में ऐसे काफ़ी लोग होंगे who are willing to bet, से चल 2 लाख रुपए करके भी 10 लोगों से इकट्ठा कर लिया तो 20 लाख रुपए हो गए। ठीक है। तो अगर हम ट्रूली मेडली की बात करके चलते हैं तो स्टार्टिंग में कितना पैसा हमने इनिशियली फंड किया था इसको स्टार्ट करने के लिए? यार हमने, तो मैं अपना बताता हूँ, जो हमने रिबूट किया जब से, ठीक है, राइट। तो सचिन वो जो कि फर्स्ट फाउंडर एंड CEO थे, ही ओनली बिकेम आवर एंजल इन्वेस्टर, राइट। एंड ही सेड कि अगले कुछ महीनों के लिए मैं आपको जो भी आपका बर्न है उतने, मतलब दिस इज़ माई लिमिट, इतने तक मैं आपको दे दूंगा वैसे, राइट। एंड हमने कुछ उनसे आई थिंक हमने अभी अपना राउंड जो पहला रेस किया इस कंपनी का, हमने पिछले जुलाई में ही रेस किया, राइट। एंड उसी में फिर हमने उनका भी कन्वर्ट किया। तो हमारा सस्टेनेबल, हम क्योंकि ऐसे सेट किए ना, हम थोड़ा सस्टेनेबल मोड में ही, तो हमने अपना बर्न कभी भी महीने का 3, 4, 5 लाख से ऊपर नहीं जाने दिया, राइट। तो देन शुरू के कुछ कितना रफली 12-15 महीने तो सचिन ने ही फंड किया हमें, राइट। एंड देन वी रेज्ड आवर फर्स्ट राउंड इन जुलाई, विच वाज मोस्टली founders driven round. A lot of entrepreneurs invested in the round. ठीक है, क्या वैल्यूएशन रही उस टाइम? यार वैल्यूएशन तो हम नहीं ऐसे डिस्क्लोज करते हैं, राइट। तो बट फेयरली सिंपल, मतलब सीड वैल्यूएशन हम वी काइंड, बिकॉज हमें पता था यार हम तो रिबूट कर रहे हैं, हमारे लेट्स का डे 1। कितने % इक्विटी चली गई यार? सो वी एंडेड अप डाइल्यूटिंग समवेयर क्लोज टू 20%। तो आपका ये मानना है हर राउंड पे 20% के आसपास डाइल्यूट करना चाहिए? यार डिपेंडिंग अपॉन, देखो हम लोग जो एक्चुअल में हम ना रेस करने निकले थे बस 2 करोड़ रुपए, ठीक है, क्योंकि मेरे को कुछ कि हम एक्चुअली वी वर प्रॉफिटेबल इन, मतलब नॉट ओवरऑल लेवल पे, ईयरली के लेवल पे, बट एक क्वार्टर हमने अप्रैल मई जून ऑफ 2020 वी मेड वेरी स्मॉल अमाउंट, बट वी डिड नॉट बर्न मनी एटलीस्ट, राइट। एंड देन उसी दौरान हमने अपना राउंड, एंड पीक ऑफ पेंडेमिक में हमने अपना राउंड, वही मैं बोलने वाला था, राइट। एंड वो क्योंकि एंड वो सी टाइमिंग ऐसी बन गई, जो सचिन ने भी जो हमें अपना बताया था थ्रेशोल्ड, वो जाके हिट हुआ मार्च, फरवरी मार्च ऑफ 2020 में, एंड देन मार्च में लॉकडाउन हो गया एंड बट गुड थिंग इज़ कि सो इट स्टार्टेड, जो स्टॉक के दोनों फाउंडर्स ने इन्वेस्ट किया, दे स्टार्टेड, देन रितेश मलिक सर ने इन्वेस्ट किया, राइट। देन ऐसे होते होते अनअकैडमी के तीनों फाउंडर, गौरव मुंजाल ने इन्वेस्ट किया, देन हैप्टिक के फाउंडर्स मितेन संपत, आकृत वैश, अ लॉट ऑफ फाउंडर्स, एंड सी दिस इज अ वन ग्रेट थिंग दैट इज हैपनिंग इन द इकोसिस्टम, जो कि आज से 5 साल पहले कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था, नहीं थी, राइट। कि नाउ फाउंडर्स आर हेल्पिंग ईच अदर, राइट। एंड जो फाउंडर कैपिटल होता है ना, अदर देन मनी, एंड मनी के टर्म में बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बट उसकी जो वैल्यू होती है ना वर्सेस एनी अदर मनी बहुत हाई होती है, बिकॉज
guide you also, right? More than the money, it's their involvement, their skin in the game and their guidance, right? अब मैं अपने किसी भी जो भी मेरे इन्वेस्टर्स हैं, जो कि फाउंडर्स हैं, उनको आई कीप टॉकिंग टू देम रेगुलरली. हर क्वार्टर में 2-3 बारी हमारी बात हो जाती है. वी शेयर लर्निंग्स. उन्होंने जो मिस्टेक्स की हैं उनको हम प्रीएम्प्टिवली कैसे बच सकते हैं, उनसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत फ़ायदा हो जाता है उसका. एंड नाउ दिस इज़ हैपनिंग, राइट? इनफैक्ट हम लोग भी, वी आर अ ग्रुप ऑफ अ फ्यू पीपल. हमने 5-7 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया हुआ मिलके, राइट? एंड तो वो इकोसिस्टम बहुत अच्छा बिल्ड हो रहा है, राइट? कि आपको अगर आप कुछ अच्छा बना रहे हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली बन गए आपके जो बाकी एंटरप्रेन्योर्स हैं. नाउ दे आर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, राइट? दे आर हैप्पी टू, मतलब आप ये ऐसे सोचो कि जो हमारा राउंड था ना, मैं तो अभी चाह रहा था कि थोड़ा और रुक के करेंगे. मेरे को शोभित एंड सुप्रिया जो स्टॉक के फाउंडर्स हैं, उन्होंने कहा नहीं यार तुम अभी लो, हमसे हमें करना है, अब अभी करो, नहीं तो बाद में तो तुम्हारी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, राइट? एंड अभी ही मतलब हम 0 डे से तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, राइट? एंड हम तो ये कि फाउंडर लेवल का रिस्क हम भी लेना चाहते हैं, ठीक है, राइट? तो एंड मेरे को उस टाइम मेरा भी पहला ही राउंड था, तो मैंने शोभित ने मेरे को काफ़ी गाइड किया. मैं कहा यार कि वैल्यूएशन ऐसे ये वो, उसने बताया यार मैटर ही नहीं करता है अभी के टाइम पे वैल्यूएशन, राइट? वैल्यूएशन आप जब थोड़े और बड़े हो जाओगे ना, अभी आप जाओ एक्सेल पे थोड़े नंबर रन करके देख लो, 5 साल बाद का सिनेरियो देखोगे तो मैटर ही नहीं करेगा, विच वॉज ट्रू, राइट? तो वो हेल्प जो मिलती है ना फाउंडर टू फाउंडर, क्योंकि दे वर रिसेंटली इन दैट सिचुएशन, उसको किसी ने गाइड किया, दे वर दैट, मतलब वो काफ़ी चेन इफेक्ट है और कंपाउंडिंग इफेक्ट है ऑफ लर्निंग्स एंड नॉलेज. मुझे इस सीरीज़ में भी इसलिए मज़ा आ रहा है, मैं फाउंडर से मिल रहा हूँ, उन सबकी सारी लर्निंग आ रही है, मुझे पर्सनली अपने लिए भी मिल रही है, बिल्कुल, साथ में रिकॉर्ड भी हो रहा है, लोगों का भी फ़ायदा हो रहा है. बिल्कुल. तो वो है, मतलब वो काफ़ी सही. अभी वी आर एट अ वेरी गुड, एंड अभी और अच्छा ही होगा इकोसिस्टम. थोड़ी और एग्जिट्स होंगी और वेल्थ जनरेट होएगी लोगों के लिए, देन पीपल विल फर्दर इन्वेस्ट इन अदर पीपल स्टार्टअप. तो इकोसिस्टम ऐसे ही ग्रो होगा. एंड दिस इज व्हाट हैपेंड इन वैली ऑल्सो, राइट? यूएस में, एंड नाउ इट इज़ हैपनिंग इन इंडिया. वी आर एट दैट स्टेज. तो अगर फंडिंग रेज करनी है तो उसके लिए प्रेजेंटेशन बनानी है, पिच डेक जिसको कहते हैं, तो पिच डेक में क्या क्या देखते हैं इन्वेस्टर और किस तरीके से बनाना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल देखो, अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स हैं. ऑब्वियसली किसी इंस्टीट्यूशनल के पास जाओगे तो डेक चाहिए, बट फॉर एग्जांपल जो मेरे फर्स्ट 3-4 बैकर्स थे मेरे राउंड के, जैसे डॉक्टर रितेश मलिक थे, उनसे बस फ़ोन पे बात हुई थी, उन्होंने डेक भी नहीं देखा. ठीक है, बस फ़ोन पे बात हुई, एंड आई थिंक नॉट मोर देन 30 मिनट्स की बात हुई, एंड देन ही कमिटेड, राइट? शोभित सुप्रिया ने कभी डेक नहीं देखा, गौरव मुंजाल ने कभी डेक नहीं देखा. लाइक मतलब वो जो शुरू वाले होते हैं, दे डोंट इवन अभिषेक शाह ने हमारा पूरा राउंड लीड किया था एंजलिस वगैरह पे, उन्होंने कभी डेक नहीं देखा. तो आप फ़ोन पे मतलब डेक ना, कभी कभी कैसे क्या होता है कि अगर आपको अपना बिजनेस मॉडल इतने अच्छे से पता है ना, आपके सब कुछ टिप्स पे है, तो स्लाइड्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट? आप फ़ोन पे ही कॉन्वर्जेशन में सब कुछ जो आप बताना चाहते हो वो बता पाओगे, राइट? बट स्टिल डेक होना चाहिए, स्पेशली फॉर अ फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर. एक थॉट्स अपने लिए बनाना चाहिए डेक, राइट? देन आप प्रेजेंट करो उसको ना करो, बट अपने लिए डेक बनाना चाहिए. उसमें आपको जो कुछ चीज़ें रखनी चाहिए, गूगल कर लो यार, मतलब बहुत ही स्टैंडर्ड मिल जाएगा. वही स्टैंडर्ड रखना चाहिए, मतलब टेम्पलेट क्या है, पहली स्लाइड क्या दूसरी स्लाइड? यार ऐसा कोई टेम्पलेट नहीं है, ठीक है? जिस फ्लो में आपको कंफर्टेबल लगे. जैसे हम शार्क टैंक देखते हैं, हाँ, तो वही वाला टाइप का पेच होना चाहिए. यार शार्क टैंक का थोड़ा डिफरेंट है, वो मतलब थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है, राइट? एंड मतलब आप ये सोचो, नॉट ऑल एंटरप्रेन्योर्स आर सच ग्रेट प्रेजेंटर्स. तो मैं भी कभी कभी सोचता हूँ यार, शार्क टैंक पे के सारा सभी लोग ही वैसे आते हैं जो इतने अमेजिंग परफॉर्मर्स हैं, हाउ, राइट? बट वो करते होंगे कुछ, आई डोंट नो, बट जरूरी वो नहीं हो पाता. नहीं, बेसिकली जो पहली स्लाइड है वहाँ पे हमने प्रॉब्लम को एड्रेस करा. हाँ, देखो सबसे पहले आपको यही बताना है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, एंड देन व्हाई आर यू बेस्ट पीपल टू डू इट, ठीक है? एंड कि इसकी क्या स्केल की अपॉर्चुनिटी है. सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि प्रॉब्लम आप क्या सॉल्व कर रहे हो, कैसे सॉल्व कर रहे हो, एंड क्यों यू आर द बेस्ट पीपल टू सॉल्व इट, ठीक है? यही 3 मेन चीज़ें हैं, ठीक है? और कितने लंबी होनी चाहिए? यार देखो, उसके बिना एवरीबडी विल हैव डिफरेंट थॉट्स. कोर, इसको आप ऐसे देखो, कोर स्लाइड्स शुड बी योर 10 स्लाइड्स, ठीक है? अब जैसे मेरा जो डेक है, मेरा 41 पेजेस का डेक है और बढ़ता ही रहता है, कम नहीं होता,
ठीक है, बट देन वो अपेंडिक्स में चीज़ें ऐड होती रहती हैं, क्योंकि धीरे धीरे जब आप पिचेस करने लगोगे ना, आपको पता रहेगा कि ये क्वेश्चन आएगा, इस स्लाइड पे जाना है आंसर के लिए, ठीक है। तो कोशिश करो 10 से 15 मिनट में आपकी पिच खत्म हो जाए, ठीक है, फिर सामने वाला Q&A करेगा, उसके भी सारे आपके पास आंसर्स डेक में हो, ठीक है। अब जैसे अब हमारे साथ ये है कि हमें पता है कि रेयरली कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो हमारे डेक में नहीं हो, राइट। वो आप इतनी सारी पिचेस दे ली यार, मतलब 100 के करीब पिचेस दे चुके हैं, अच्छा, राइट। तो वो आप पहली 8-10 के बाद आपको पता रहेगा कि तो आप कोई कुछ क्वेश्चंस की टेम्पलेट देना चाहोगे जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे पाऊँ सब यूजर्स के लिए? क्वेश्चंस की टेम्पलेट मतलब क्या क्या क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं? हर मॉडल का अलग यार, मतलब वो ऐसे देयर इज नो वो हर देखो फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टर क्या सोचता है कि यार मैं अगर इसमें डाल रहा हूँ तो मेरा पैसा इतने एक्स हो सकता है क्या, विच बैक ट्रैक्स टू क्या इनका रेवेन्यू इतना होएगा क्या, एंड क्या इनको इतने का मल्टीपल मिलेगा क्या, क्या इसमें वीसी इन्वेस्ट करेगा, वीसी की थीसिस में आएगा, प्रॉफिटेबल जा पाएंगे क्या, पैसा रेवेन्यू ग्रोथ उतना ले पाएंगे क्या, यूज़र्स मुझे लगता है क्या कि विल एक्सप्लोर दिस कैटेगरी। तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हर इन्वेस्टर के उसमें रहते हैं, और वो मॉडल टू मॉडल फ्रैंकली वेरी करता है। आप 3-4 पिचेस करके आपको समझ आ जाएगा कि क्या टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने केस में बताऊं तो मेरी एक स्लाइड है डीबंकिंग द मिथ ऑफ लव टेक, क्योंकि लोगों के कुछ मिथ्स हैं कि डेटिंग तो लो एलटीवी यूज़ केस है, डेटिंग तो लो रिटेंशन यूज़ केस है, डेटिंग में इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। तो मैंने बना के रखा पहले ही कि यार ये देखो कि फॉर वीक एंडिंग June 14 ये लो ऐप एनी का ग्राफ, वी वर एट पार विथ द हाईएस्ट प्लेयर इन टर्म्स ऑफ वीकली डाउनलोड्स, डबल ऑफ सेकंड, ट्रिपल ऑफ थर्ड, राइट। देन रही बात रिटेंशन की, ओवरऑल देखोगे तो हम 40% लोगों को तो रिजेक्ट ही कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप पेड यूज़र की देखो, थर्ड इवन ऑन 4th वीक 60% रिटेंशन है, इवन ऑन 12th वीक 50% रिटेंशन। कितना % कन्वर्जन आता है वैसे नॉर्मली? यार कन्वर्जन भी देखो आपके जर्नी के साथ साथ वेरी करता है, 1-1.5 साल पहले जितना आता था आज उससे डबल आता है, ठीक है। अप्रॉक्स कितना नंबर है? नहीं डिस्क्लोज करते अभी हम ये, बट इट इज़ ऑलवेज ग्रोइंग, मतलब वो एंड यू हैव टू वर्क ऑन, जैसे जैसे पेनिट्रेशन बढ़ेगा कैटेगरी का, दिस नंबर हैज़ टू ग्रो। अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्री की आपके बारे में बात करके चले तो आपके कॉम्पिटिटर टिंडर वगैरह तो है ही नहीं, आपका कॉम्पिटिटर इज भारत मैट्रिमोनियल, शादी.com। यार नहीं, क्योंकि भारत मैट्रिमोनियल शादी.com पे तो पेरेंट्स हैं, हाँ ये बात भी है ना, तो वो भी हमारे कॉम्पिटिटर है नहीं। हम एक तरीके से एक साइड पे कैजुअल डेटिंग हुकअप ऐप्स हैं, एक साइड पे अरेंज मैरिज और भारत ये मैट्रिमनी वेबसाइट्स हैं, हम लोग अपनी कैटेगरी बीच में क्रिएट कर रहे हैं सीरियस डेटिंग के, राइट। तो इट्स अ न्यू कैटेगरी, ठीक है। तो न्यू कैटेगरी के लिए एक और दिक्कत भी आती होगी, एक्स मल्टीपल की जो हम बात कर रहे हैं उसमें दिक्कत आती होगी, क्योंकि अभी तक कोई उनके पास बेंचमार्क नहीं है कि कितना एक्स मल्टीपल मिल नहीं यार, वो बाकी जो एफिनिटी वाली कैटेगरीज है उससे मिल जाता है, मतलब कि पॉइंट इसी लोगों को दिखता है ना कि यार इतना रेवेन्यू कर रहे हैं ये लोग, राइट। तो इस कैटेगरी में एंड सी पीपल, सो इन्वेस्टर्स लुक एट द चेंजिंग डायनामिक्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, डू यू नो दिस शो कॉल्ड द बिग बैंग थियरी? उसमें लास्ट सीजन में राज अपने फादर को बोलता है कि फादर मेरे से तो नहीं हो रहा, आप ना मेरी अरेंज मैरिज करा दो। फादर क्या बोलते हैं उसको कि डू यू थिंक आई कैन जस्ट गो टू अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड आस्क फॉर अ डॉटर्स हैंड? इट इज़ नॉट 2015 एनी मोर, राइट। एंड इवन यू लुक अराउंड योरसेल्फ, 2015 में आपके कजन्स में ही देख लो कितने लोगों की शादी 25 के होने पे हो गई थी, आज कितनों की हो रही है। नोबडी अराउंड इवन यू वुड बी गेटिंग मैरिड एट 24-25 एनी मोर, राइट। तो वो चेंज पिछले 5 साल में कल्चरली आया है इंडिया में, इमेजिन अगले 5 साल में क्या होने वाला है। तो चलिए अब हम आ रहे हैं अपने रैपिड फायर राउंड के ऊपर, जहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ऑप्शन होगा डैश और डैश, एक चुनना है, एक्सप्लेन नहीं करना है कि आपने वो क्यों चुना है। एंड्रॉयड और iOS? एंड्रॉयड। बूटस्ट्रैप और फंडिंग? बूटस्ट्रैप। एंजल वेंचर? एंजल। डेट इक्विटी? डिपेंडिंग ऑन केस टू केस। जल्दी जल्दी जल्दी। इक्विटी। इक्विटी। फैमिली और बिजनेस? फैमिली। मनी और फेम? मनी। लव और अरेंज? लव ऑब्वियस। अपना बिजनेस ही यही है। अच्छा, आपकी शादी हो गई है? नहीं, अभी लव ही करनी है? हाँ। अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ चेंजेस लाओ, अपने लिए मैचेस बढ़ाओ। देखते हैं। कस्टम और सेंट्रलाइजेशन? कस्टमाइजेशन। लार्ज टीम और स्मॉल टीम? स्मॉल टीम। स्केलेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी? प्रॉफिटेबिलिटी। रजिस्टरिंग योर कंपनी इन अब्रॉड और इन इंडिया? इंडिया। पक्का? सबके सब इंडिया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आजकल मेक इन इंडिया चल रहा है, या फिर यार सी अब्रॉड में क्यों ही आप कर नहीं यार, टैक्सेस इंडिया में ज़्यादा जाते हैं,
ठीक है, अब्रॉड में कम जाते हैं, इसीलिए लोग अब्रॉड में करते हैं। हाँ वही कह रहा हूँ ना। बट सी, आप इसको ऐसे देखो, जिस देश में आप रह रहे हो, राइट, अब उस एज एन एंटरप्रेन्योर, सी देश ना एक्चुअली, मेरा ये मानना है, पॉलिटिक्स से ज़्यादा इकोनॉमिक्स से चलता है, ठीक है। अगर पैसा नहीं है तो पॉलिटिक्स भी नहीं हो पाती, राइट। एंड एज एन एंटरप्रेन्योर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देश की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को आगे बढ़ाना, राइट। अगर आप कंपनी ही बाहर, मतलब इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि कुछ कंपनी को वो करना पड़ता है, क्योंकि वो अभी हमारा ऐसे सेड इकोसिस्टम इवॉल्व हो रहा है, राइट। एंड गुड थिंग इज गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क्स यू नो टू मेक बिजनेस मतलब ईज ऑफ बिजनेस, यू नो इम्प्रूवमेंट ऑफ ईज ऑफ बिजनेस इन इंडिया, कि रेगुलेशंस कम हो, फाइलिंग्स कम करनी पड़े, ईजी हो जाए, कि जैसे फ्लिपकार्ट को सिंगापुर इनकॉर्पोरेट क्यों होना पड़ा, राइट। अब वो चीज़ें गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन कि ठीक हो जाए, कि फिर से ऐसा ना हो करना पड़े लोगों को। एंड इन द लास्ट 5-7 years आई हैव सीन थिंग्स हैव इम्प्रूव ड्रास्टिकली in terms of ease of doing business. स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, राइट। आप अगर आप स्टार्टअप रजिस्टर्ड हो तो एनीवे आप पे बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती है, वैसे टैक्स बच जाता था। हाँ, मतलब वो सी टैक्स एनीवे प्रॉफिटेबिलिटी तो अभी है ही नहीं है ना स्टार्टअप्स में, राइट। तो दैट वेज इज़ नॉट, मतलब वो मोर टूवर्ड्स आई थिंक FDI रिस्ट्रिक्शन उन सब की वजह से लोग करते थे। बट वो आई थिंक गवर्नमेंट इज सॉल्विंग ऑल दोज चैलेंजेस धीरे धीरे। एंड अगर हम यहाँ पे वो करेंगे ही नहीं, वो डायलॉग ही नहीं होगा, तो सॉल्व कैसे होगा, राइट। तो मेक इन इंडिया तो बहुत रिसेंट सी चीज़ है। तो इनफैक्ट हमने तो सिंगापुर से इधर लाए ट्रूली मेडली को, राइट। जो पुरानी कंपनी थी वो सिंगापुर में थी, तो हमने जब ये किया, हमने इंडिया में ही इसको लेके आए सब कुछ। तो मुझे तो यही लगता है कि यार ऐसा एंटरप्रेन्योर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में वो करना। मेरा तो एक पर्सनल गोल है कि आई हैव टू बिकम हाईएस्ट टैक्स पेयर इन इंडिया। ठीक, हर्षद मेहता बनना है। नहीं, हर्षद मेहता नहीं बनना है। हर्षद मेहता टैक्स थोड़ी पे एडवांस टैक्स पेयर था ना, मतलब उसकी। अच्छा, नहीं, मैंने देखा नहीं मैंने भी वो, बट नहीं भाई, स्कैम वैम नहीं करने मेरे को। बट जेन्युइनली कि मतलब यू नो वो मतलब आई थिंक दैट इज हाउ वी एंटरप्रेन्योर्स कैन कंट्रीब्यूट टू द बिल्डिंग ऑफ द नेशन, राइट। हम लोग अब जाके फौज में तो खड़े नहीं हो सकते उस पर, राइट। तो एज एन एंटरप्रेन्योर हमारी भी एक वो है, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के लिए। एंड आई थिंक वो काफ़ी जरूर, मतलब as I said, I purely believe economies drive countries, nations, nothing else. बाकी सब तो वो है, मतलब इकोनॉमी ही नहीं होगी, पैसा ही नहीं होगा, तो एवं ही भुखमरी में सब वो हो जाएंगे, राइट। मेरे को जो सबसे बड़ी एक चैलेंजिंग भी लगती है, ऐसा ही सेट सम नंबर्स, कि अब हर साल हर महीने कितने कुछ 20 लाख लोग, 2 मिलियन लोग 18 साल के हो रहे हैं। क्या हमारे देश में हर महीने 20 लाख जॉब्स बन रही हैं, राइट। अगर जॉब्स नहीं बन रही हैं तो वो लोग अगर जॉब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे को लगती है, कि जो एंटरप्रेन्योर्स ही सॉल्व कर सकते हैं। जॉब क्रिएटर्स तो हम ही लोग हैं ना। गवर्नमेंट कैन नॉट क्रिएट जॉब्स, मतलब बियॉन्ड अ पॉइंट, राइट। व्हाट गवर्नमेंट कैन डू इज गवर्नमेंट कैन एनेबल एंटरप्रेन्योर्स लाइक यू एंड मी टू क्रिएट जॉब्स, which I feel this government is doing, you know, at least trying. See, India is a very complicated country. It's a country of countries. हर स्टेट के अलग चैलेंजेस हैं, हर कम्युनिटी के अलग चैलेंजेस हैं, राइट। तो वो बहुत मुश्किल रहता है यू नो सबको साथ में चलाना, बट दे आर डूइंग। एंड आई थिंक एट लीस्ट इन स्टार्टअप इंडिया एंड इस साइड पे आई एम अ बिग फैन ऑफ स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, जस्ट बिकॉज, और कुछ भी नहीं, कोई गवर्नमेंट हेल्प मिले ना मिले ना, मोदी जी ने आके न्यूज़ में बोला स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, पेरेंट्स ने देखा कि स्टार्टअप, अब प्रधानमंत्री जी अगर कुछ बात कर रहे हैं स्टार्टअप में कुछ होगा ना, तो अगर उस सब से ना कुछ बच्चों, जैसे पेरेंट्स मना करते हैं स्टार्टअप करने के लिए कि जॉब कर लो, अगर कुछों को भी हेल्प हुई होगी ना उससे, तो आई थिंक वो इनिशिएटिव सक्सेसफुल है। कि जब आपकी मम्मी ने सुना कि यार मोदी जी भी बोल रहे हैं स्टार्टअप करना चाहिए, कुछ तो इम्पैक्ट आया होगा ना उन पे, राइट। एंड एज अ लीडर दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। अब मोदी तो जाके सबसे स्टार्टअप कराएंगे नहीं, है ना, वो बस वैलिडेशन दे सकते हैं, उसके फायदे बता सकते हैं, विच दे आर डूइंग। एंड मेरे को उससे ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। एंड ही हिमसेल्फ इन दैट, आई अटेंडेड दैट स्टार्टअप इंडिया समिट जो इन्होंने किया था यहाँ पे दिल्ली में। तो ही सेड कि हमारा जो गोल है
कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट कितनी कम कर ले, राइट. एंड इनफैक्ट ही सेड अ फ्यू सम वेरी क्वर्की थिंग्स कि सेल्फ रेगुलेशन हो जाएगा अगर कि जैसे फायर का होता है, बहुत सारी ना कुछ चीज़ें आपकी वर्क प्लेस में होती है, कह रहे अगर वो इंस्पेक्टर आएगा ही नहीं तो कुछ मांगेगा ही नहीं तो प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो गई, राइट. तो वो बर्डन आप पे वैसे ही हट गया, राइट. आपको बस एक बार अपने CS को बोल के स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर कर लेना है, राइट. एंड वो हो रहा है अब आज के टाइम पे, वो बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं लोगों को. उस टाइम पे बहुत सारे चैलेंज, एंजल टेक मेरी पुरानी कंपनी में दिक्कतें आ रखी थी, राइट. वो तब था ही नहीं वो कॉन्सेप्ट. आज हम स्टार्टअप इंडिया रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है, कोई हमें को फाइट ही नहीं है एंजल टैक्स वगैरह जैसी चीज़ों की, राइट. तो वो हो रही है धीरे धीरे सॉल्व, है ना. तो एंड करेंगे तो ही सॉल्व होएगी, तो ही डायलॉग होगा. एटलीस्ट यू हैव अ स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव फॉर डायलॉग, राइट. तो फायदा तो है ही. ठीक है, चलो क्विज पे वापसी आते हैं. फॉर्मल एजुकेशन और सेल्फ टॉट? सेल्फ टॉट. बेस्ट हॉलीडे आप कैसा मनाना पसंद करते हो? जैसे संडे है आज, तो आप क्या करना पसंद करते हो? बाहर घूमना या फिर घर पे आराम से सोना? एलिगेटरिंग. ठीक है, पड़े रहो. आपके हिसाब से बेस्ट फूड जो भी आपने अभी तक खाया हो पूरी दुनिया के अंदर, कहाँ का रिकमेंड करोगे? राजस्थान का नॉनवेज बहुत अच्छा लगता है, लाल मांस. अच्छा, कहाँ का? इस पर एक जयपुर में स्पाइस कोट और उदयपुर में चूंडा पैलेस. जबकि आई एम नॉट अ मटन लवर, मैं चिकन ज़्यादा पसंद करता हूँ, बट इन दो जगहों का लाल मांस, देन ये लखनऊ के टुंडे के कबाब, बहुत बढ़िया, राइट. तो मेरे को तो वैसा वाला अच्छा लगता है. इवन यहाँ पे गुड़गांव में कुरैशी के चिकन टिक्का सुपर अमेजिंग. यहाँ पे भी एक वो खान चाचा वालों ने नया रूल द रोल्स खोला है, उनका मतलब सुपर डिलीशियस है, यू नो. भूख लग गई. मंगा देते हैं. चलिए आगे चलते हैं. बाहर का खाना या घर का खाना? हेल्थ के हिसाब से घर का खाना जनरली. यार मैं ना पिछले मतलब प्री पेंडेमिक, क्योंकि हम अकेले रहते थे यहीं पे गुड़गांव में, मेरी मदर विकासपुरी रहती थी, तो 2 साल मैं यहाँ से यहाँ पे रहा हूँ, मैंने 2 साल बाहर का ही खाना खाया है. एंड उसके मैंने इम्पैक्ट भी देखे अपनी हेल्थ पे, ठीक है, राइट. वो ओवर मतलब अगर वही होता है ना, अति हर चीज़ की बुरी है, तो वो तो मेरी तो ऑल 3 मील्स ऑफ द डे वर कमिंग फ्रॉम स्विगी जोमेटो. ठीक है. तो उनकी नोटिफिकेशन आती है कहाँ चले गए सर आप. तो आई थिंक सस्टेनेबल नहीं है बाहर का. हेल्दी भी खा लो ना आप, वो सस्टेनेबल नहीं है सिर्फ बाहर का खाते रहना. तो हेल्थ के परस्पेक्टिव से नाउ दैट आई हैव टच 30, तो मैं थोड़ा उस हिसाब से सोच के अगर बोलूँ तो हाँ. 2 साल पहले बोलते तो हाँ बाहर का, बट अब मैं छिक चुका हूँ बाहर का खा के. बेस्ट स्टार्टअप इन इंडिया इस टाइम पे? आई थिंक अनअकैडमी मेरे को काफ़ी सही लगता है. मतलब वो काफ़ी सही उन्होंने स्केल भी किया है, काफ़ी अच्छे से उन्होंने यू नो प्रॉब्लम भी सॉल्व करी है. चलो एक्विजिशन तो अब सी नाउ दे हैव रीच्ड अ स्टेज दैट वी आर मोर ऑफ अ बिग कंपनी देन अ स्टार्टअप, बट आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट 4-5 years हाउ दे हैव एग्जीक्यूटेड. तो आई थिंक मेरे को काफ़ी सही लगता है. मॉर्निंग पर्सन, नाइट आउल? नाइट आउट. ऑनलाइन कोर्सेज करना पसंद करोगे या फिर बुक्स पढ़ना? यार मैं दोनों ही नहीं कर पाता हूँ बहुत ज़्यादा. मैं ब्लॉग्स पढ़ता हूँ, मैं बुक्स पढ़ता हूँ. मैं मेरे साथ ये है कि मैं बुक के बिना स्निपेट्स पढ़ता हूँ. मतलब कि बुक खोली, चैप्टर में से कौन सा अच्छा लग रहा है पार्ट, पूरी बुक मैंने देखा है कि बहुत मेरा कंप्लीशन रेट बहुत लो है, विच आई नाउ हैव स्टार्टेड फील कि वो ज़रूरी भी नहीं है पूरी कवर टू कवर बुक पढ़ना, राइट. बुक से आपका जो टारगेट रहता है वो नॉलेज एब्जॉर्ब करने का रहता है, वो आप पढ़ के बीच बीच में से निकाल सकते. टॉप 3 बुक्स बता दो फेवरेट. यार मेरी फेवरेट 3 बुक्स, आई थिंक जो मेरी सबसे फेवरेट है वो तो है स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी, राइट. देन सेकंड फेवरेट आई वुड से सेपियंस, एंड थर्ड फेवरेट इज़ हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स. तो ये तीनों मेरे को काफ़ी अच्छी लगती हैं. फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी है मेरी पायरेट्स ऑफ सिलिकॉन वैली. ठीक है. इट्स अ डॉक्यू ड्रामा काइंड ऑफ अ मूवी बेस्ड ऑन द इनिशियल राइवलरी ऑफ एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट. एंड मेरे को काफ़ी मोटिवेटिंग लगती है ये मूवी. और कभी भी मैं डाउन होता या कुछ होता हो तो मैंने बहुत बारी देखी. आई थिंक मैंने 100 तो नहीं देखी होगी, 50 से ज़्यादा बारी देखी होगी, क्योंकि मैं बचपन से देख रहा हूँ. जब मैं कॉलेज में था, मैं कॉलेज से भी पहले से देख रहा हूँ. तो हॉबी क्या आपकी? यार हॉबी एज सच है नहीं, चेंज होती रहती हैं. अभी फ़िलहाल तो टाइम ही नहीं है हॉबी का, क्योंकि फंड रेज भी चल रहा है, ब्रांडिंग कैंपेन भी चल रहा है पूरा. तो राइट नाउ तो वर्क इज़ माई ओन. इससे पहले हॉबी क्या थी? यार इससे पहले बीच में गार्डनिंग टाइप वाली भी थी,
बाकी भी कभी वीडियो गेम्स की हो जाती है, कभी घूम ट्रैवलिंग की हो जाती है। अभी पेंडेमिक के चक्कर में ट्रैवलिंग ख़त्म हो गया पूरा, तो काफ़ी मतलब मेरा ऐसा है कि देयर इज़ नो सिंगल हॉबी, चेंज होता रहता है मौसम के साथ साथ कि इस मौसम में ये करेंगे। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में कौन सी इंडस्ट्रीज बूम कर सकती है इंडिया के अंदर? यार इंडिया के अंदर तो आई थिंक अभी अगर हम वैसे देखें कि जो मिडिल इनकम ग्रुप है एंड जो अभी 18 ऐसे देखो, आज जो लोग 18 से 21 साल के हैं वो लोग कौन है, ठीक है, मेजर जो ऐसे आप मान लो जो अभी आज जनता टिकटॉक पे है बहुत हैवी, या फिर अब मौज पे या फिर चिंगारी पे है, राइट। नाउ व्हेन दे बिकम अर्नर्स, राइट, एंड देन दे हैव सम क्या बोलते हैं उसको, डिस्पोजेबल इनकम, वेयर विल दे स्पेंड ऑन, राइट, व्हाट विल बी दोज थिंग। आई थिंक जो हमारी नेक्स्ट सिटीज़ हैं वो बहुत अच्छा एक्सप्लोर करेंगी अभी, राइट। देन इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूं, आई थिंक जो मतलब एंट्री टू लग्जरी मास प्रीमियम ब्रांड्स है ना, बीट D2C, बीट एनीथिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एनीथिंग, राइट, वो सब चीज़ें मास प्रीमियम वाली कैटेगरी आई थिंक अच्छा एक्सप्लोर करनी चाहिए, गिवन दैट वी आर एबल टू प्रोवाइड देम एम्प्लॉयमेंट। तभी डिस्पोजेबल इनकम आएगी। ठीक है, तो आपके हिसाब से हो सकता है कि आने वाले 2-3 साल में एक बड़ा स्विच आए? यार ग्रेजुअल स्विच नहीं होएगा यार, सब कुछ ग्रेजुअली होएगा। एंड आई थिंक अभी ना हम लोग भी समझ रहे हैं भारत की जनता को, क्योंकि अभी तक तो हम लोग सब इंडिया पे खेल रहे थे, राइट। ई कॉमर्स देख लो आप, कुछ भी देख लो, सब कितने हैं, मतलब आज से 3 साल पहले सिर्फ 50 मिलियन शॉपर्स थे, आज 100 मिलियन हो गए होंगे शायद, राइट। नेक्स्ट जो एक है कि एक तो बेसिक नीड है जो कि होती है आपकी ग्रोसरी, खाना, रहना। पहले तो क्या ये लोग इंटरनेट पे आ गए हैं? हाँ जी आ गए हैं। विल दे स्टार्ट ट्रांजैक्टिंग ऑन द इंटरनेट? मुझे लगता है हाँ दे विल, राइट, बिकॉज इट फ्लोज फ्रॉम टॉप डाउन। टॉप में काफ़ी हो गया है इंटरनेट का पेनिट्रेशन, पेमेंट ट्रांजैक्शंस का। नाउ थैंक्स टू UPI एंड काफ़ी डिजिटल ट्रांजैक्शंस का भी काफ़ी अच्छा पेनिट्रेशन हो गया है, बहुत अच्छी ग्रोथ भी रही है पिछले कुछ क्वार्टर्स में UPI ट्रांजैक्शंस की। तो आई थिंक एंड एनीवे IRCTC इज़ द परफेक्ट काइंड ऑफ एग्जांपल कि मेरे को लगता है वहाँ के लोगों की पहली ट्रांजैक्शन जो ऑनलाइन इंटरनेट की होती होगी ना, वो IRCTC टाइप की होती है, राइट। तो वो काफ़ी बड़ा चेंज आ रहा है, इट इज़ राइप एंड इट इज़ हैपनिंग ऑल्सो राइट नाउ। वी सॉ D2C कितना अच्छा बूम पिछले कुछ महीनों में, देखो ना आप D2C कितना अच्छा बूम कर गया, राइट। तो वो इकोसिस्टम मैच्योर हो रहा है। हमारा अगर मैं हमारा बताऊँ, while our overall revenue in last 12 months grew by 4x, cities like Patna, Bhubaneswar, Guwahati, Surat, Ahmedabad, they all grew by 10-15x, right. From doing nothing they are now doing so much revenue per month, these cities, right. तो but उसका कुछ रीज़न रिवर्स माइग्रेशन भी है, but then reverse migration ना will also help those cities के। इसको ऐसे देखो, अगर आप यहाँ पे कुछ साल रह के अब वापस अपने सिटी में गए हो, से रायपुर, you are now meeting your old school friends, college friends, गली के यार लोग फिर से मिल रहे हो, and you are kind of an influencer for them, ठीक है। they look up to you with aspiration, right. so things that you do, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जाके वहाँ पे शायद जोमेटो से खाना ऑर्डर करना शुरू करोगे, तो फिर वो भी देखेंगे, वो भी करेंगे, राइट। ऐसी चीज़ें हर चीज़ में होएगी। अच्छा तू ट्रूली मैडली यूज़ करता है, अच्छा मैं भी यूज़ करके देखता हूँ, राइट। तो दोज काइंड ऑफ इंडक्शन इफेक्ट्स विल हैपन, राइट, कि people like you and me are going back to our roots and influencing people without even wanting to maybe, right, but people will get influenced. Plus अगर आप देखो मिर्ज़ापुर है, राइट, अब साउथ दिल्ली में बैठा हुआ बंदा भी मिर्ज़ापुर देखता है, झारखंड के किसी Tier 2 सिटी में बैठा हुआ बंदा भी मिर्ज़ापुर देखता है। दोनों देखते हैं कि यार गुट्टू और बिट्टू की भी तो गर्लफ्रेंड है, राइट, उनकी भी तो लव मैरिज हुई थी। तो वो आइडियाज़ आर फ्लोइंग मच फास्टर देन एवर थैंक्स टू दीज प्लेटफॉर्म्स। एंड आज से 5-6 साल पहले क्या होता था कि एक ही टीवी होता था घर पे, वो भी दिन के टाइम पे मम्मी उस पर सास बहू वाले सीरियल लगाती थी,
और छुट्टी वाले दिन पापा उस पर प्रोपागेंडा न्यूज़ चैनल चलाते थे, राइट। एक ही रिमोट होता था, वो किसी के हाथ में रहता था। आज के टाइम पे क्या है, सबके पास अपनी अपनी स्क्रीन है, तो स्क्रीन डिसेंट्रलाइज हो गई है, डेमोक्रेटाइज हो गई है। हर कोई अपनी मर्जी का कंटेंट देख रहा है। यूट्यूब पे व्यूज़ देखो कैसे एक्सप्लोड हो रहे हैं, राइट। तो वो आइडियाज़ विल कीप फ्लोइंग मच फास्टर देन एवर, इंडिया विल बिकम मच मोर प्रोग्रेसिव देन एवर। नेक्स्ट 5 years आई थिंक आर गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। ठीक है, तो अभी आपने बोला यूथ हमारी 18 की है मेजरली अगर देखा जाए, तो क्या एडवाइस देना चाहोगे आप उस यूथ को? यार आई थिंक बिकम अ जॉब क्रिएटर इंस्टेड ऑफ जस्ट अप्लाइंग फॉर अ जॉब, एंड स्टार्ट एक्वायरिंग दो स्किल्स अर्ली ऑन, राइट। एंड इंडिया में हो सकता है जॉब्स की कमी हो, एंटरप्रेन्योरशिप की कोई कमी नहीं होने वाली, जॉब्स क्रिएशन की कोई कमी नहीं होने वाली। हमें बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। अच्छी बात यह है, ऐसा ही टोल्ड यू कि इंडिया 3 में पर कैपिटा इनकम लो है, उनके नीड्स भी लो हैं, राइट। तो उनको कोई बहुत हाई सैलरी पैकेजेस नहीं चाहिए सस्टेन रहने के लिए। स्मॉल जॉब्स विल ऑल्सो डू वेरी वेल फॉर देम, राइट, बट समबडी विल हैव टू सॉल्व फॉर देम। मेरे को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगती है कि इतने सारे, क्योंकि सी हमारा एडवांटेज आज के टाइम पे हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड ही है, बट हमें उसको यूज़ करना पड़ेगा, राइट। उसको अगर हमें इंडिया को पावर हाउस इकोनॉमी बनाना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, राइट, तो हमें यूथ को अर्निंग कैपेबिलिटीज़ देनी पड़ेगी, बी इट इन टर्म्स ऑफ जॉब्स और बी इट इन टर्म्स ऑफ देयर ओन। इंडिया अमेजिंगली देर आर अ लॉट ऑफ माइसी, जो एक रेडी पे सब्जी भी बेचने आता है वो भी माइक्रो एंटरप्रेन्योर है, राइट। एंड इंडिया दैट वेज अगर आप देखो ना, इज द मोस्ट एंटरप्रेन्योरियल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, द मोस्ट। लॉकडाउन में भी यार लोगों ने क्या अपॉर्चुनिटीज़ निकाल के, जोन सी जिसको रेडी मिली वो उस पर सब्जियाँ बेच रहा था, राइट। तो दैट वेज वी आर वेरी जुगाड़ू, वी आर वेरी आई थिंक फ्रूगाइल ना, इंडिया के तो डीएनए में ही है, राइट। उसको हमने सही जगह पे अप्लाई करना है, तो हम लोग बहुत ही एक सुपर पावर नेशन बन जाएंगे अगले 5 से 10 सालों में, मेरे को लगता है। एंड इंडिया का अगर आप वैसे देखो ना, वेल्थ क्रिएशन, आई थिंक प्राइवेट वेल्थ पिछले 2008 से 18 में ऑलरेडी 4 times हुआ है, एंड इज पॉइज्ड टू ग्रो 8 times इन नेक्स्ट 10 years, राइट। तो पैसों की इंडिया में कमी नहीं होने वाली है। वेल्थ की इनइक्वालिटी होने अभी भी है, वो होएगी, एंड वो देखो तो यूएस में भी है, वो हमेशा रहेगी। पॉइंट इज़ हमें एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें सबकी नीड्स, बेसिक नीड्स आर केटर टू। वो कुछ गवर्नमेंट को भी मे बी यूनिवर्सल बेसिक इनकम और समथिंग लाइक दैट, राइट, कि सब मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रिच को इनेबल कर रहे हैं रिच होने में एंड पुअर कीप्स गेटिंग पुअर। सबको साथ में ही लेके आई थिंक करना पड़ेगा, एंड वो किसी को वो प्रॉब्लम प्रीएम्प्टिवली सॉल्व करने के लिए सोचना पड़ेगा। नहीं तो आई थिंक बेस्ट है यूथ के लिए जो मेरी एडवाइस, बिकम एन एंटरप्रेन्योर, बिकम अ माइक्रो एंटरप्रेन्योर, डू समथिंग ऑफ योर ओन। फाइनेंशियल फ्रीडम आई थिंक वहीं से आएगी, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये फाइनेंशियल फ्रीडम से निकल के आती है बात पर्सनल फाइनेंस की। कैसे आप मैनेज करते हो अपने पर्सनल फाइनेंस को? यार मेरा जो है पर्सनल फाइनेंस का थोड़ा रिस्की अप्रोच लेता हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी अर्ली इन लाइफ ज़्यादा रिस्क ले लेने चाहिए। वंस यू आर मैरिड, यू हैव फैमिली, यू हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देन नाउ, तब रिस्क लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। तो अभी मेरा पोर्टफोलियो ज़्यादा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की तरफ रखता हूँ मैं। मेरे पास कोई एफडीज़ नहीं है, राइट, जबकि मेरी मदर ने आई थिंक अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई एफडीज़ में ही डाली है खाली। एंड एफडी मुझे बहुत ही ख़राब इंस्ट्रूमेंट लगता है इन द सेंस कि इन्फ्लेशन भी बीट नहीं होती उससे, राइट। मतलब वो पड़ा वो डी वैल्यू हो रहा है पैसा एफडी वाला भी, राइट। तो मेरे को लगता है एफडी से अच्छा तो मैं अपने बैंक में रख लूँ, मेरे को वो अमाउंट दिखता है तो एटलीस्ट सुकून तो मिलता है कि हाँ लिक्विड कैश पड़ा है, राइट। वो ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता है मेरे को। मेरी जो सेफेस्ट बेट्स हैं मेरे उसके हिसाब से दैट आर इन म्यूचुअल फंड्स। एक मुझे लगता है SIP कर लेनी चाहिए सबको। आपको उसके लिए कुछ आने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल करो जितना भी। फॉर एग्जांपल अगर आपको 10,000 रुपये की SIP करनी है महीने की, 2,500 की 4 ऑन 4 डिफरेंट डेट्स ऑफ अ मंथ, ठीक है। उससे आपकी मार्केट फ्लक्चुएशन भी सॉल्व रहेगी कि कभी ऊपर नीचे भी हो गया तो, एंड उसको बस डाल के छोड़ दो, एंड दैट इज़ अ 15 साल की गेम, ठीक है। उसको देखो, चलो कभी कभी देख लो कि कोई फंड ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही बंद ही हो गया, अच्छे फंड में डालो
यू नो हिस्ट्री देख के क्या वो है, तो मुझे लगता है 15% बड़े प्यार से उस पर कर सकते हो, राइट। अपने इनकम का कितना परसेंट वहाँ पे डालना चाहिए? यार एक मुझे लगता है कि आपको डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या खर्चे हैं, राइट, उस पर डिपेंड करता है। एक बहुत अच्छी एक और बुक है मेरी फेवरेट, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। तो वो उसमें एक उसमें रूल्स हैं कुछ कि जो आपको फॉलो करने चाहिए टू जनरेट वेल्थ। वट पार्ट ऑफ वट यू अर्न इज़ योर्स टू कीप, ठीक है। जो भी आपने कमाया ना, मिनिमम एटलीस्ट 10-15%, मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ ज़्यादा करूँ, मिनिमम 10% तो आप मानो ही मत कि वो आपका सैलरी है भी, उसको तो गए बैंक में। अब जो 90% बचा है ना, आपकी सैलरी तो वो है। आप जब ये प्रिंसिपल को फॉलो करोगे ना, तो होगा ही नहीं तो खर्चोगे कैसे, ठीक है। तो SIP होती है या फिर RD होती है, ठीक है, कि हर महीने आपके बैंक में से इतने रुपए कट के रिकरिंग डिपॉजिट में चला जाता है। सेम इज़ फॉर SIP। SIP इज़ थोड़ा रिस्की ऑल्सो। जैसे मैं अगर अपना पर्सनल जर्नी बताऊँ तो अब जाके शायद मैं थोड़ा पॉजिटिव में आया हूँ, पिछले 2-2.5 सालों से मेरा नेगेटिव चल रहा था, बट देन इट बिकेम पॉजिटिव। आई डिड नॉट एग्जिट फ्रॉम दोज पोजीशंस, क्योंकि मुझे पता था ये 15 साल की गेम है। तो म्यूचुअल फंड इज़ अ लॉन्ग टर्म, राइट, एंड यू लुक एट गुड फंड्स जिनकी हिस्ट्री अच्छी है, अच्छे फंड मैनेजर्स हैं, वो आपको 12 से 15% का दे देंगे रिटर्न ईयरली, राइट। देन आई थिंक एक बहुत जो ज़रूरी, जैसे टॉकिंग अबाउट पोर्टफोलियो है, मेरा मेजर मैंने काफ़ी सारा अपना पैसा स्टार्टअप्स में डाल दिया है, या फिर अभी तो क्रिप्टो सरकार हमें करनी नहीं देती, नहीं तो मेरा मेजर पैसा आई थिंक मैं उसमें डालता, राइट, बिल्कुल, कि वो बिल्कुल ही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, या तो जीरो हो जाएगा या फिर वो बिल्कुल ही एक्सप्लोड कर जाएगा, राइट। तो मेरा थोड़ा पर्सनल वैसा वो रहता है। कितना परसेंट डाल देते हो? आई एम ओके लूजिंग। यार मैं आई थिंक अपना 50% ऑफ माई अर्निंग्स में इन चीज़ों में भी इन्वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। बाकी 20-30 पे एक्सपेंसेस निकाल लेते हो? हाँ, 20-30 में एक्सपेंसेस निकल जाते हैं, बाकी मतलब और कुछ ज़्यादा खर्चे हैं नहीं यार मेरे, मतलब मेरे आई थिंक कैश इन हैंड भी इकट्ठा करते हो हर मंथ टाइप्स, या सारा इन्वेस्ट करना है? नहीं यार, बैंक में मेरे को ऐसा लगता है कि एक अमाउंट बना लो जो तुम्हें ना अच्छा लगे कि यार इतना अमाउंट ना बैंक में पड़ा है तो मेरे को लाइफ में सिक्योरिटी रहती है, ठीक है, कि ये अमाउंट तो मेरे को चाहे वो लिक्विड रखना है या फिर FD डाल दो 1-1 लाख रुपए की, कि इजीली मतलब पूरी भी ना तोड़नी पड़े, कभी जरूरत पड़े तो, छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में आपने FD डाल दी, उसको आप लिक्विड रखो थोड़ा सा पैसा, बिकॉज इट गिव्स यू सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू टेक रिस्क्स, ठीक है। टेकिंग रिस्क से पहले आपके पास सेंस ऑफ सिक्योरिटी होना जरूरी होता है। तो वो जैसे अगर मैं वैसे बताऊं तो एंड बिकॉज सी आप अपने फैमिली से ही सीखते हो पहले, एंड जब तक शुरू में तो ज़्यादा वो था ही नहीं, तो अब एक इन्वेस्टमेंट मैंने एक घर ले लिया था द्वारका में, वो ग्रो ही नहीं किया यार उसके पैसे कुछ, ठीक है। ओनली गुड थिंग इज़ कि उसका रेंट आता है, ठीक है, एंड वो ठीक मेरे को था कि चलो लॉजिकली देखा जाए रिटर्न भी कुछ नहीं है। हाँ, रेंट भी कुछ ज़्यादा वो तो है नहीं है, बट वो ठीक है, वो अपने प्राइस के हिसाब से अच्छा रेंट मिलता है। टचवुड कभी भी वो खाली नहीं रहता, इतनी अच्छी जगह पे है, वो इम्पल्स में ही, क्योंकि मेरे को था कि मेरे को तो अच्छी गाड़ी लेनी है, मेरे को गाड़ियों का बहुत शौक था, राइट। तो मैंने अपनी पहली गाड़ी आई थिंक मतलब मेरा लोन अप्रूव नहीं हुआ था, वो कह रहे थे कि 21 साल की उम्र में कैसे मिले, मतलब कुछ था, मतलब मैं 25 के बाद या लोन देते हैं, वो मेरे को लोन ही नहीं देने से मना कर दिया उन्होंने कि आपकी तो एज ही नहीं है अभी। तो एंड कार लोन मेरे को एक और जो चीज़ मेरे को लगती है, जो कि आई हैव शेयर्ड विद अ लॉट ऑफ फाइनेंस पीपल एंड नोबडी हैज़ अभी मेरे को उसका काउंटर नहीं दिया है किसी ने। अगर आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है, उसको अगर आप इन्वेस्ट कर दो और 10 लाख रुपए का आप लोन ले लो, ठीक है, तो वो कंपाउंड हो के बड़ा होता रहेगा, एंड ये आपको EMI जानी है थोड़ी, और आपकी अर्निंग्स तो बढ़ ही रही है, कैश फ्लो तो बढ़ ही रहा है, राइट। तो मेरे को वो बड़ा सही लगता है कि एंड मेरा प्रिंसिपल ये, लोन वो लो जो पैसा आपके पास है पड़ा ऑलरेडी, उस पैसे को आप डाल दो म्यूचुअल फंड में, इवन FD में भी डाल दो ना अगर, तो भी आप अगर कैलकुलेट करो तो कि 10 लाख रुपए का अगर आपने लोन लिया और उसको आपने FD में डाल दिया 5 साल के लिए, और 10 लाख रुपए का आपने लोन लिया, उसकी EMI में इंटरेस्ट आपको इतना भरना है, ठीक है। तो जैसे मैं अपने घर का एग्जांपल देता हूँ, तो घर भी ना वैसे इम्पल्स बाय था, एंड आई वाज शॉर्ट ऑफ सम 15 लाख रुपीज़, मैं क्या इसका लोन ले लेते हैं, ठीक है। अब वो 15 लाख रुपए की लोन की 15,000 रुपये की EMI जाती है महीने की, ठीक है, 20 साल की। अब रेंट तो हर साल बढ़ना है, EMI इतनी की इतनी रहनी है, ठीक है। अब वो घर ही मेरा वो उसके रेंट से मेरी EMI निकल जाती है, मेरे जेब से कुछ नहीं जाता,
राइट। तो दैट वेज मेरे को अच्छा लगता है कि वो एटलीस्ट मेरे उससे कुछ नहीं जा रहा है, वो अच्छी जगह पे एक अच्छी लोकेलिटी में घर है, छोटा सा ही है, बट मेरे को बट ये पता था कि मेरे को गाड़ी लेनी है ना, मम्मी मेरे को कभी लेने ही नहीं देंगी जब तक एक मैंने घर नहीं ले रखा होगा। तो क्योंकि वो उनका तो वही माइंडसेट है ना। अब मेरे को आज मैं सोचता हूँ, मेरे को लगता है कि घर खरीदने की जरूरत क्या है, ठीक है, अगर आपके पास कुछ वो है, एक नेस्ट है, राइट, कि बुरे सुरे में आपके पास कुछ है, तो मुझे लगता है कि अगर जैसे आपको गुड़गांव में रहना है तो आप रेंट देखो इतने सस्ते हैं वर्सेस उनकी जो कॉस्ट है। आप रहो 3 साल बाद चेंज करके नई जगह चले जाओ। मेरे को पर्सनली ये लगता है, एंड काफ़ी डिबेट चलती है हम लोगों की। नहीं, मेरा भी मानना है, पर ये हम अपनी पेरेंट टाइप की जनरेशन को नहीं समझ। एग्जैक्टली राइट, बट ठीक है। क्योंकि अगर हम नॉर्मल मान के चलते हैं, अगर 1 करोड़ का कोई घर है, अगर मैं अपनी साइड पे बात करके चलता हूँ, मुझे हर जगह का रेट का नहीं पता, तो 1 करोड़ के घर का रेंट आएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 से 25 हज़ार। बिल्कुल। और अगर हम इस 1 करोड़ रुपए को नॉर्मल एफडी में भी डालते हैं तो 4-5-6% तो मिलता है। एग्जैक्टली। तो वो ज्यादा सही है। और म्यूचुअल फंड में डालते हो तो 12% तो कमा ही लोगे। कहीं पे भी, मतलब कहीं पे भी डालते हो। 1 करोड़ पे ना, आप 1 करोड़ अगर एफडी में भी डालो तो आप साल का कुछ नहीं तो कितना हो गया, 6% हो गया ना, 6% मान के चलो। 6% भी मानो तो कितना हो गया आपका? 6 लाख रुपए हो गया। 6 लाख रुपए हो गया साल का। 50,000 रुपये महीना हो गया, है ना, 50,000 रुपये महीना हो गया। तो सोचो, अब यहाँ पे गुड़गांव में 3 करोड़ के घर का, ठीक है, रेंट होता है 50-60 हज़ार से ऊपर नहीं होता, ठीक है, 70 भी मान लो। तो आप यहाँ से अपनी म्यूचुअल फंड से जो अर्निंग है उससे रेंट दे लो ना, एंड आपका पैसा भी लिक्विड है। प्रॉपर्टी तो बिल्कुल इमूवेबल एसेट है, इन द सेंस कि अब जैसे अब मार्केट ही सालों हो गए अच्छी हुई है। 2012 में आखिरी बारी रियल एस्टेट मार्केट अच्छी हुई थी, 10 साल होने को है, अभी मार्केट वापस से बूम नहीं आया है, एंड इतनी ज़्यादा सप्लाई है, इतनी कम डिमांड है, मुझे लगता भी नहीं कि आएगा। और पेरेंट्स लोग ये बोलते हैं कि देखो बेटा, प्रॉपर्टी का रेट इतने रुपए से इतने रुपए तक पहुंच जाएगा, वो गेन नहीं देखा। पर वही आपकी जो वो हमारी जनरेशन, मुझे नहीं लगता कि देखेगी कि हमारी एसेट क्लासेस ना चेंज होती रहती है। मेरे को लगता है हमारी जनरेशन के लिए तो एक्चुअली जो वेल्थ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी जो उन लोगों के लिए प्रॉपर्टी थी ना, वो एक्चुअली है क्रिप्टो। ठीक है, बिटकॉइन लेके रख लो, बढ़ता रहेगा, कुछ मत करो, बस लेके रख लो। बट आज के टाइम के रेगुलेशंस ऐसे हैं कि हम वो कर नहीं सकते। अब तो टोटली बैन कर दिया। हाँ, वो देखो अभी, बट वो अपनी भी ला रहे हैं, तो देखो कुछ उससे कुछ होगा अगर तो। बट पॉइंट इज कि मेरा पर्सनल अप्रोच ये रहता है कि थोड़ा मैं रिस्कियर साइड पे आता हूँ, एंड मैंने सोचा हुआ है कि टिल आई एम 35-40 मैं थोड़ा रिस्की बैट्स लूँगा। उसके बाद अगर नहीं वर्कआउट किया ये तो फिर कर लेंगे, फिर नॉर्मल जिंदगी जी लेंगे। क्रेडिट कार्ड में जो आप बोल रहे थे, क्रेडिट कार्ड में भी वही सीन है, 1 महीने को आपको पैसा मिल रहा है लोन पे। हाँ बिल्कुल, और उसका कोई जैसे मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँ पिछले 8-10 सालों से, मैंने एक बार भी उनको इंटरेस्ट नहीं दिया है, ठीक है, बस 45 डेज का एक वो मिल जाता है और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी बनने लगती है। और एंड वो भी मैंने क्यों लिया था, क्योंकि मेरा ना कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं था, इसलिए मेरे को लोन नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आप एक एटलीस्ट एक क्रेडिट कार्ड तो ले लो, ताकि आपका क्रेडिट हिस्ट्री, तो वो क्रेडिट हिस्ट्री होनी जरूरी है, बिकॉज इट अलाउज यू टू एक्सेस कैपिटल वेन एवर यू वांट, राइट। तो वो लेना चाहिए, बट डोंट पे इंटरेस्ट। आप जो भी पैसा खर्च रहे हो वो आप भर दो ना। मतलब मेरा मानना है कि अगर लोन पे जीना भी है तो उतना पैसा अकाउंट में होना चाहिए, ज़्यादा ही होना चाहिए उससे, हाँ, उससे ज़्यादा, ठीक है। लोन इज़ अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट, एंड इफ योर क्रेडिट स्कोर इज गुड यू गेट वेरी गुड इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, एंड देन इट्स एक्सेस टू कैपिटल, एंड देन यू इफ यू हैव दैट एबिलिटी टू अगर आपके पास एबिलिटी ही नहीं है, जो कैपिटल आप बचा के उसको एफडी में ही डालने वाले और डिफ्लेट ही करने वाले, तो फिर आप ले ही लो ना, गाड़ी ले लो, राइट, तो या घर ले लो। तो बट अगर आपको लगता है कि इसमें मैं 12 से 15% तो कमा सकता हूँ, ठीक है, गुड केस सिनेरियो हो गया तो हो सकता है 20 भी चला जाए, वर्स्ट केस में भी 7 तो है ही, राइट, तो कर लो, राइट। एंड इंडिया की स्टोरी अच्छी है, इकोनॉमी अच्छी ग्रो कर रही है, सेंसेक्स 50,000 टच कर चुका है, तो ये ग्रो ही करने वाला है, राइट। स्टॉक्स जैसे अब मेरी थोड़ी ना वो ऐसी, जैसे लोग जब वोडाफोन बेच रहे थे ना, मैं तब खरीद रहा था, ठीक है, एंड मैंने मैंने वोडाफोन पे अपने पैसे डबल कर लिए, ठीक है। आई यूजली पिकअप येस बैंक पे मैंने अपने पैसे डबल कर लिए, क्योंकि मैं उठाता हूँ जब एकदम बॉटम पे होता है ना, जब वोडाफोन अभी फ्यूचर रिटेल रिस्की बेट है देखा जाए तो। हाँ, अभी तो मेरे पास टाइम ही नहीं है ट्रैक करने का, तो मैं नहीं देख रहा हूँ, बट पिछले साल की बात बता रहा हूँ, आई मोर देन डबल्ड माई मनी ऑन वोडाफोन, क्यों, जस्ट बिकॉज मेरे को पता था यार ये एकदम जीरो तो जाने नहीं वाली कंपनी, 3-4 रुपये पे चला गया था शायद उसका स्टॉक, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कितने पे था वो, मैंने खरीद, मेरा एवरेज आई थिंक 3 रुपये पे बन रहा था, और फिर 8-10 रुपये पे आके मैंने बेच दिया, ठीक है, तो 6 महीने में ही बेच दिया होगा। हाँ, 3-4 महीने में ही हो गया यार, एंड एवरीबॉडी लाइक पागल है क्या कर रहा है, राइट। मेरी वो मेरी हैबिट है,
राइट वो कि मैं नीचे जाती हुई चीज़ें उठा के फिर जब ऊपर चली जाती है तब आई डू दैट। भी फ्यूचर रिटेल का भी चल रहा है ना कि अमेजोन उस पर जाएगी या नहीं जाएगी। हाँ पता नहीं क्या होगा। हाँ तो इसके चक्कर में एकदम सेल ऑफ चल रहा है, और अगर हम पिछले कुछ टाइम का रेट देखते हैं तो उसको बहुत ही नीचे आ गया है। अच्छा अगर रिलायंस ने ले लिया तो एकदम उठेगा, बिल्कुल। पर अगर रिलायंस ने नहीं लिया तो कंपनी बैंकरप्ट। वही ऐसा ही सेड राइट, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। रिस्क है कि जीरो हो सकता है, बट रिवॉर्ड है कि मल्टी बैगर 10x बन सकता है, राइट। तो मेरी थोड़ी पर्सनल अप्रोच वो रहती है, मैं सबको वो नहीं रिकमेंड करता हूँ करने की। पर अगर आप फर्स्ट यू शुड बी सिक्योर। मुझे लगता है कि पहले आपका अगर रोटी कपड़ा मकान एंड मेडिकल इंश्योरेंस एंड मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए एक इमरजेंसी नेस्ट है, देन आप खेलो। जैसे मुझे पता है कि यार मेरे को ना इतने रुपए तो हैं चाहिए कि कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी घर में आ जाए, कुछ भी हो जाए तो मैं सॉलिड रहूँगा। अब उसके ऊपर का जो भी पैसा है ना, मेरे कोई खर्चे ही नहीं है अपने, ठीक है। मैं आई थिंक मैं पर्सनल लेवल पे ना अदर देन मेरी एक गाड़ी की EMI जाती होगी शायद 20,000 रुपये की, बस डेट्स इट, ठीक है। मेरा और कोई एक्सटर्नल खर्चा ही नहीं है। वो शुरू में फिर भी थे, थोड़ा पार्टी वार्टी क्लब लब जाया करते थे, अब तो कुछ वो शौक भी ख़त्म हो गए हैं, राइट। तो खाना भी मैं घर का खाना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो है ही नहीं, मतलब मेरे आई थिंक 30-40 हज़ार रुपये से ऊपर के खर्चे ही नहीं है महीने के, राइट। वो भी एकदम हायर साइड पे कि गिफ्ट्स वगैरह सब कुछ मिला के सब कुछ भी कर लिया ना आपने, तब भी मैं इतने रुपये से ऊपर कहाँ खर्चे, मतलब, राइट। आप अगर आपका घर सॉर्टेड है, खाना आप घर का खा रहे हो, आप साल में 1-2 वेकेशन भी चले जाओगे तो क्या ही खर्चा होना है, राइट। तो दैट वेज एक जो मेरे को लगता है ना शुरू में जो आई थिंक स्कूलों में नहीं सिखाते हैं लोग, जो सिखानी चाहिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत ज़रूरी है, राइट। एंड अगर आप हर रोज़ 1% ग्रो करते हो तो आप बताओ कि 365 दिन में कितना ग्रो करोगे। कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ नहीं, सोच के बताओ रफली कि अगर हर रोज़ 1% ग्रो कर रहे हैं तो 365 दिन में कितना ग्रो करेंगे। सर 2000%, 3600%, राइट। दैट इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो आइंस्टाइन हैज सेड कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, राइट। बट स्कूलों में हमें ना फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाई नहीं जाती, पावर ऑफ कंपाउंडिंग सिखाई नहीं जाती। एंड ये ना सिर्फ फाइनेंस में नहीं है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, हर चीज़ में। अगर आप भी एज अ पर्सन नॉलेज में, लर्निंग में आप 1% भी हर रोज़ ग्रो कर रहे हो ना, तो साल के एंड में आप 3600% ग्रो करते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो कॉलेज स्टूडेंट है, अगर वो रोज सिर्फ 1 घंटा सेल्फ लर्निंग पे देना, तो और मेरे हिसाब से कि 4-5 मतलब 5-6 घंटे के अंदर आप एक स्किल को एक्वायर कर सकते हो, मतलब उसकी नॉलेज ले सकते हो। बिल्कुल। तो आप एक हफ्ते के अंदर एक स्किल सीख रहे हो, 54 वीक्स है, 54 स्किल्स, 4 साल की इंजीनियरिंग है, तो 200 चीज़ें सीख चुके हो आप। 200 चीज़ें सीखने के बाद अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो कैसे हो सकता है। तो देखो, जॉब ना मिलना ना अलग चीज़ है, जॉब ना मिलना शुड नॉट बी एंड ऑफ द वर्ल्ड एनीवे। आप बिजनेस कर सकते हो, कुछ भी कर हाँ, सकते हो। देखो जॉब वाले जो, क्योंकि कॉलेज में जो प्लेसमेंट्स वाली कंपनी आती है ना, उनका एनीवे वो ना इस हिसाब से भी देख, जो ज़्यादा स्किल वाला होगा ना वो अब जैसे फॉर एग्जांपल मास रिक्रूटर्स की बात करते हैं, ठीक है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मास रिक्रूटर्स की बात करते हैं। उनका तो एक ये क्राइटेरिया भी रहता है कि क्या ये 3-4 साल टिकेगा, क्योंकि 1.5 साल तो पहले ये सिखा रहे हैं आपको, राइट। तो वो देखते हैं यार इसको तो ऑलरेडी इतना अच्छा आता है, ये तो ज्वाइन ही नहीं करेगा हमें, या फिर ये अगर कर भी लिया तो ये 15 महीने की पहले तो ट्रेनिंग पूरी करे ना करे, एंड उसके बाद तो फिर बेंच पे बैठना ये सब करना वो नहीं ही करेगा शायद, राइट। तो वो उस बेसिस पे भी नहीं लेते हैं, तो वो अलग है। मतलब पर स्टार्टअप कल्चर में तो घुस सकता है। एग्जैक्टली, उसका पर्पस ही होना चाहिए कि स्टार्टअप्स में घुसे, इंटर्नशिप के टाइम पे ही स्टार्टअप्स में घुसो, ट्रेनिंग करो, एंड दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न ऑल्सो, राइट। इंटर्नशिप्स करो, ट्रेनिंग्स करो। तो इंटर्नशिप आप भी हायर करते हो इंटर्न्स? बिल्कुल। हमारे मोस्ट आई थिंक हमारी अब टेक टीम कुछ 12 लोगों की हो गई है, उसमें से 6-7 पीपल आर एक्चुअली मे बी इवन मोर स्टार्टेड एज अ ट्रेनी इंटर्न्स एंड नाउ आर फुल टाइम। तो इंटर्न्स को पे करना चाहिए? बिल्कुल पे करना। कितना? 10,000 रुपये यार, स्टाइपेंड निकाल दो बस उनको, ठीक है। विच इज 10, हम 10 से 15 वेरी करता है। अगर मतलब कितने महीने तक इंटर्न? 3 से 6। अगेन हमारा जो वो है ना मॉडल है कि 3 to 6 मंथ्स। अगर तो आपने 3 महीने में कुछ बढ़िया काम कर दिया तो आपकी 3 महीने बाद ही जॉब मिल जाएगी आपको, और नहीं तो फिर 6 महीने का टाइम है। 6 महीने पे या तो बाय बाय या फिर जॉब। बट सो फार वी हैव नॉट सेड बाय बाय टू एनीबॉडी, ऑल ऑफ द पीपल। कुछ लोगों का 3 महीने में ही कन्वर्ट हो गया, कुछ होगा 6 में हुआ।
तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे उम्मीद है ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जो यहाँ तक टिके हैं उनके लिए कुछ ऑफर देना चाहोगे? यार बिल्कुल, तो मैं आपको एक कूपन कोड दे देता हूँ। ठीक है, तो उनको मैं अप टू 90% ऑफ का एक कूपन कोड दे देंगे। चलो ठीक ठीक है, थैंक यू। चलो, थैंक यू। ओके, बाय बाय। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।